हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। किसी भी माध्यम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, और चाहे कोई एनडीए का स्टूडेंट हो या सीडीएस का स्टूडेंट हो या यूपी का स्टूडेंट हो या किसी भी और एग्ज़ाम का स्टूडेंट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग सभी एग्ज़ामों में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं संविधान के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, और इस क्लास को देखने के बाद या और जितनी भी आने वाली क्लास रहेंगी संविधान की, उन सारी क्लासों को देखने के बाद आपके संविधान के क्वेश्चन सॉल्व होने से नहीं बचेंगे, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना से। और प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? तो प्रीएम्बल शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये संविधान की नहीं, प्रस्तावना की पहली लाइन है। इस लाइन का आखिर मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, देखिए आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट हैं इन सबको मिला के बोलते हैं न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। दूसरा स्तंभ है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सबको मिला के बनती है सरकार। और सरकार को ही हम क्या बोलते हैं? सरकार को बोलते हैं हम कार्यपालिका। तीसरा स्तंभ है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी जो कानून बनाता हो, जो विधि बनाता हो, ऐसा इंस्टीट्यूट, उसे हम बोलते हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। और कानून कौन बनाता है हमारे देश में? हमारे देश में कानून बनाती है संसद यानी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को ही हम विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर बोलते हैं। और चौथा अनऑफिशियल पिलर है मीडिया। मीडिया तो आप जानते ही हैं सब, मीडिया क्या होती है। तो ये चारों स्तंभ, हमारे संविधान इन चारों स्तंभों पे टिका हुआ है। ये चारों स्तंभ हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बहुत महत्वपूर्ण पाए हैं। जैसे खाट के 4 पाए होते हैं ना, उसी तरह से हमारे संविधान के भी ये 4 पाए हैं। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, जैसा आप जानते होंगे कि दिसंबर 1946 में हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनके कंप्लीट हुआ। तो इस टाइम पे जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट को सबसे ऊपर रखा होगा? न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, या विधायिका को, या मीडिया को? तो संविधान निर्माताओं ने उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट को इनमें से सबसे ऊपर नहीं रखा। सबसे ऊपर किसे रखा? भारत के लोगों को, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये कहा कि हमारे देश में इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट की सुप्रीमेसी नहीं होगी। सुप्रीमेसी किसकी होगी? हमारे देश में सुप्रीमेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च होगा और संविधान को पावर मिलेगी भारत के लोगों से। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, इस लाइन का मतलब ही ये है कि हमारे देश में भारत के लोग सुप्रीम होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, इनमें से कोई भी सुप्रीम नहीं होगा, कोई भी सर्वोच्च नहीं होगा। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च होगा, और संविधान को पावर कहाँ से मिलेगी? भारत के लोगों से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, इस लाइन का मतलब ही ये है कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता होगी। बाकी संसद की, सरकार की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी की भी सुप्रीमेसी नहीं होगी, कोई भी सर्वोच्च नहीं होगा। सब संविधान के अधीन आएंगे और संविधान के अधीन रह के ही कार्य करेंगे। प्रस्तावना के कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे सोवरेन यानी संप्रभुत्व, दूसरा शब्द है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और एक शब्द है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, एक शब्द है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, और एक शब्द है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ये हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो संविधान के बारे में आप 50% से ज़्यादा समझ डेवलप कर पाएंगे। अगर ये शब्द आप अच्छे से समझ लिए आपने तो संविधान के बारे में बहुत हद तक आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। बहुत जितने भी आपके डाउट हैं सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके इन शब्दों को, मतलब हम सारे शब्दों का मतलब अच्छे से समझते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, इन सारे शब्दों का क्या मतलब होता है। यानी संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र और गणतंत्र, इन सारे शब्दों का मतलब होता क्या है। तो एक एक करके इन सारे शब्दों पे हम
आज विस्तार से चर्चा करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि इन सारे शब्दों का मतलब होता क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में संविधान सुप्रीम होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या मीडिया, इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट सुप्रीम नहीं होगा। हमारे देश में लोग सुप्रीम होंगे और लोगों को पावर मिलेगी संविधान से, और संविधान के अधीन ही प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, कितना भी बड़ा 30 मार खान हो, सब संविधान के अधीन आएंगे और संविधान के अधीन रह के ही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि संसद अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना देगी, उस संविधान के अधीन रह के ही कानून बनाएगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोगों, इस लाइन का मतलब ही ये है। और इन सारे शब्दों का क्या मतलब है एक एक करके हम समझते हैं, और मैं ये रफ कर देता हूँ अभी के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सारे शब्दों का क्या मतलब है। तो अब हम एक एक करके सारे शब्दों को समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सोवरेन यानी संप्रभुत्व होने का क्या मतलब है। तो देखिए, संप्रभुत्व होना या सोवरेन होने का मतलब है कि कोई भी ऐसा देश जो अपने सारे फैसले किसी दूसरे देश के दबाव में ना ले, किसी और के दबाव में ना ले, अपने सारे फैसले खुद ले सके, ऐसे देश को हम बोलते हैं सोवरेन कंट्री यानी संप्रभुत्व देश। पर बात अगर इतनी सी होती तो इस लेक्चर का मतलब ही क्या था। तो सोवरेन शब्द का या संप्रभुत्व शब्द का आपको अच्छे से मतलब समझने के लिए कुछ और शब्दों का मतलब भी समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि और बाकी के जितने भी देश हैं उन देशों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं चलती हैं, या और सोवरेन यानी संप्रभुत्व होने के अलावा और ऐसे कौन कौन से सिस्टम हैं जो बाकी देशों में चलते हैं, या कौन कौन सी और विचारधाराएं हैं इसके अलावा, सोवरेन के अलावा। तो देखिए, एक सिस्टम होता है कॉलोनी यानी उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉलोनी या उपनिवेश होने का मतलब होता है, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं क्या मतलब होता है। मान लीजिए ये एक कोई देश है और ये एक पावरफुल देश है, इसके पास में पैसा है, सेना है, आर्मी है, मिलिट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत ही पावरफुल कंट्री है ए। और वी एक कोई छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, इसके पास में ना तो कोई आर्मी है, ना कोई मिलिट्री है, ना ही कोई पैसा है। तो इस देश के ऊपर पूरी तरह से ए का अगर कंट्रोल है, यानी बी की आर्मी के पास में ना तो बी अपनी मर्जी से अपनी आर्थिक नीति बना सकता है, ना बी की सेना है, बी की सेना भी किसकी है, वो ए की है, ना ही अपनी मर्जी से चुनाव करा सकता है, ना प्रधानमंत्री बना सकता है, ना राष्ट्रपति बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, पूरी तरह से वी ए के अधीन है। तो ऐसे देश को हम बोलते हैं कि वी ए की कॉलोनी है, यानी वी, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो पूरी तरह से गुलाम है ए का। ऐसे देश को हम बोलते हैं कि वी ए की कॉलोनी है या वी ए का उपनिवेश है, अगर बी पे पूरी तरह से कंट्रोल कौन से कंट्री का हो, ए का हो। ए जो एक पावरफुल देश है जिसके पास में पैसा, पावर, रिसोर्स सब कुछ है, मिलिट्री भी है, तो ऐसे देश को हम बोलते हैं वी को कि वी ए की कॉलोनी होगी। तो प्रोटेक्टरेट यानी संरक्षित राज्य क्या होता है। प्रोटेक्टरेट यानी संरक्षित राज्य का इसी तरह से एक एग्जांपल लेके हम दोबारा से बात समझते हैं। ए वही एक पावरफुल देश है बहुत ही, और वी एक छोटा देश है, पर बी पे पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं है ए का। यानी यहाँ पे मैंने 2 सर्किल बनाए हैं, यहाँ पे 1 सर्किल बना देता हूँ। पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं है, पर कुछ चीज़ों में ए का कंट्रोल रहेगा बी पे। जैसे एक तो डिफेंस, यानी कि सेना, ए के पास में खुद की सेना नहीं होगी, खुद की आर्मी नहीं होगी, खुद की मिलिट्री नहीं होगी। दूसरा एक है एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि विदेश नीतियाँ, यानी वी अपनी खुद की एम्बेसी नहीं खोल सकता किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश से खुद अपने संबंध नहीं बना सकता। संबंध कौन बनाएगा, ए बनाएगा। यानी ये माना जाएगा कि बी ए के अधीन चलने वाला एक देश है। और डिफेंस यानी मिलिट्री पे, और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि वो अपनी एम्बेसी नहीं खोल सकता, विदेश नीति पे ए का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा बी पे। और बाकी के जितने भी मामले हैं, चाहे वो सरकार बनाना हो, इलेक्शन कराना हो, सड़क बनाना हो, पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सारे मामलों में भी पूरी तरह से आज़ाद रहेगा। सारी चीज़ों में ए का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रहेगा बी पे। बी पे बस कुछ मामलों में कंट्रोल रहेगा ए का। तो इस तरह के देश को हम बोलते हैं, हम बोलेंगे कि वी ए का प्रोटेक्टरेट है, यानी वी ए का संरक्षित राज्य है। तीसरी कंडीशन होती है डोमिनियन, यानी डोमिनियन होना क्या होता है। तो देखिए, डोमिनियन होने में वही एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए एक बहुत ही पावरफुल देश है और वी एक ऐसा देश है जिसके पास मिलिट्री भी है, सब कुछ है, यानी याद रखना है
उसकी डिफेंस भी उसका खुद का है, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश नीति भी उसकी खुद की है, पर सिर्फ बस कागजों पर नाम के लिए ये माना जाएगा कि VA के अधीन चलने वाला एक देश है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि डोमिनियन किस तरह के देश होते हैं। डोमिनियन उस तरह के देश होते हैं, अगर एक कोई पावरफुल देश है और B एक कमज़ोर देश है, एक जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सिर्फ नाम के लिए और कागजों पे ये माना जाएगा, उससे किसी के ए को कोई स्पेशल पावर नहीं मिलती है, सिर्फ नाम के लिए ये बात मानी जाएगी कि VA के अधीन चलने वाला एक देश है और B की डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश नीति और सेना सब कुछ अपनी होगी। इस तरह के हम देश को बोलते हैं कि BA का डोमिनियन है। सोवरेन चौथे होते हैं सोवरेन नेशन यानी संप्रभुत्व देश। तो सोवरेन नेशन कौन से होते हैं, तो इसी एग्जांपल से बात समझते हैं। एक कोई देश है और कोई देश है V, तो B नाम के लिए भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि VA के अधीन चलने वाला कोई देश है, यानी कागजों पे भी ये नहीं माना जाएगा कि BA की किसी तरह से भी तानाशाही देखेगा या BA के अधीन किसी तरह से भी अधीन है, B किसी भी तरह से A के अधीन चलने वाला एक देश है। इस तरह के हम देश को बोलते हैं कि V एक सोवरेन नेशन है। तो इसका इंडिया से क्या लेना देना है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया एक कॉलोनी था यानी उपनिवेश था। किसकी कॉलोनी थे हम, किसके उपनिवेश थे, तो जैसा आप जानते होंगे कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो हम 15 अगस्त 1947 से पहले एक ब्रिटेन की कॉलोनी थे। प्रोटेक्टरेट यानी संरक्षित राज्य इंडिया कभी भी नहीं रहा है, पर संरक्षित राज्य इंडिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इंडिया के संरक्षित राज्य रहे हैं। जैसे सिक्किम एक स्टेट है इंडिया का, सिक्किम 1975 तक इंडिया का प्रोटेक्टरेट था, इंडिया का संरक्षित राज्य था। याद रखना है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सिक्किम 1975 तक इंडिया का प्रोटेक्टरेट था यानी इंडिया का संरक्षित राज्य था। यूके का प्रोटेक्टरेट नहीं था, यानी ए की भूमिका में इंडिया था और बी की भूमिका में सिक्किम था। तो 1975 तक सिक्किम इंडिया का पूर्ण राज्य नहीं था। 1975 तक सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट था, यानी इंडिया बस डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी सिक्किम अपनी किसी दूसरे देश में जाके एम्बेसी नहीं खोल सकता था, ना ही सिक्किम के पास में खुद की आर्मी थी। बाकी वो अपने देश राज्य में क्या करें, इसमें दिल्ली का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं था। सिक्किम पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, पूरी तरह से एक आज़ाद टेरिटरी थी, और सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट यानी संरक्षित राज्य था। और 1975 के बाद से सिक्किम इंडिया का पूर्ण राज्य बना लिया गया। डोमिनियन का क्या लेना देना है, तो डोमिनियन देखिए 1947 के बाद से 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था वैसे, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। तो देखिए इंडिया आज़ाद तो हुआ था, पर इस बात का सही मतलब क्या है, देश आज़ाद हुआ था, ये एक बहुत गोलमोल शब्द है जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को दरअसल हुआ क्या था, तो देखिए जून में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ब्रिटेन के एक उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिस बिल का नाम था, क्या नाम था, उस बिल का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, तो इस एक्ट के प्रावधान थे कि इंडिया 15 अगस्त 1947 के बाद से ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रहेगा, यानी ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ब्रिटेन की कॉलोनी 15 अगस्त 1947 के बाद से इंडिया नहीं रहेगा, ये इस एक्ट में बोला गया था। दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी कि 1947 के टाइम पे जो इंडिया में सुप्रीम पद होते थे, सर्वोच्च पद होते थे, जैसे अभी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद होता है, तो उस तरह से उस टाइम पे सुप्रीम पद होते थे गवर्नर जनरल का पद और वायसराय का पद, वायसराय। और इन दोनों पदों पे आमतौर पे एक ही व्यक्ति होता था, वायसराय भी और गवर्नर जनरल भी। और उस टाइम पे वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों पदों पे कौन व्यक्ति था, तो उस टाइम पे एक व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन।
वेटन। तो ये बात बोली गई कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 का एक्ट था, तो उसमें एक तो बात बोली गई आज से नहीं, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद से इंडिया कॉलोनी नहीं रहेगा। दूसरी बात ये बोली गई, जो उस टाइम पे दो सुप्रीम पद होते थे, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय का पद, जिसपे लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे मौजूद थे, कि वॉइस रॉय का पद तो समाप्त कर दिया जाएगा और गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा। और गवर्नर जनरल के पद पे जो इंडिया के लोग थे उस टाइम पे, जो संविधान सभा थी, वो चाहे तो लॉर्ड माउंटबेटन को बना रहने दें, चाहे तो लॉर्ड माउंटबेटन को हटा दें, पर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को हटाया नहीं और लॉर्ड माउंटबेटन को बना रहने दिया इस पद पे कुछ टाइम तक। तो लॉर्ड माउंटबेटन बने रहे 1947 के बाद भी, इस एक्ट के आने के बाद भी। और एक बात और बोली गई, वो बात क्या थी, पर लॉर्ड माउंटबेटन को कब हटाया, कब तक रहे इस पद पे, ये 21 जून 1948 तक ये इस पद पे रहे। और 21 जून 1948 के बाद से इस पद पे कौन अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए, सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। ये अपने नोट्स में आप लिखेंगे। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उस एक्ट के तहत इंडिया कॉलोनी नहीं रहेगा, ये बात बोली गई। वायसराय का पद समाप्त किया जाएगा, ये बात भी बोली गई। गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा और उस पद पे लॉर्ड माउंटबेटन को चाहे तो संविधान सभा रखे, चाहे तो हटा दे, पर संविधान सभा ने इन्हें हटाया नहीं, क्योंकि इनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, ये सरकार चलाने का अनुभव था। और इंडिया में उस टाइम पे कहते हैं कि कोई इतना शायद समझदार नहीं रहा होगा, या जो भी इसके पास पीछे मंशा रही होगी मुझे पता नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन को इस पद पे कुछ टाइम तक बने रहने दिया गया और 21 जून 1948 को इन्हें हटाया गया। और 21 जून 1948 को गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, सी राजगोपालाचारी को। तो आपसे अगर किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी सी राजगोपालाचारी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिर्फ पूछे जाएं तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि ये आज़ादी के बाद भी आप जानते हैं 1948 तक बने रहे थे और ये ब्रिटिश थे। आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। बात क्लियर हुई। किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से आंसर देंगे। पहले भारत के भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, पहले ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सारी चीजें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बोली गई। और क्या बोला गया, और इसके अलावा एक बात और बोली गई, वो क्या थी कि इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि उस टाइम पे जो पूरा ब्रिटिश इंडिया था, जो आज का इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, इन तीनों देशों को मिलाकर उस टाइम पे बनता था ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बटेगा, और इंडिया और पाकिस्तान। और ये दोनों हिस्से क्या होंगे, ये दोनों हिस्से डोमिनियन होंगे, यानी कि सोवरेन नेशन नहीं होंगे। 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था, डोमिनियन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया डोमिनियन हुआ था। और 15 अगस्त 1947 से लेकर इंडिया कब तक डोमिनियन रहा, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर इंडिया 26 जनवरी 1950 तक इंडिया डोमिनियन रहा। और पाकिस्तान तो कहते हैं कि 1956 तक इनका संविधान बन पाया था, तो पाकिस्तान तो 1956 तक इसी स्टेटस में रहा। तो इंडिया दरअसल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद, मतलब पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, यानी सोवरेन नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया डोमिनियन हुआ था और 26 जनवरी 1950 तक इंडिया डोमिनियन के स्टेटस में ही रहा। यानी कि सिर्फ नाम के लिए इस टाइम पे ये माना जाता था कि इंडिया ब्रिटेन के अधीन चलने वाला एक देश है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी संविधान लागू किया गया। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और उस दिन से 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके आज दिन तक हम कागजों पे भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया
ब्रिटेन के अधीन चलने वाला एक देश है, या इंडिया किसी और देश के अधीन चलने वाला एक देश है, हम क्यों किसी राजा की तानाशाही अपने ऊपर माने, और माननी भी नहीं चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 से लेके, ये 15 जनवरी लिख दिया मैंने, सॉरी, इसे काट के चेंज कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 से लेके अब तक हम पूरी तरह से सोवरेन हैं, यानी कि संप्रभुत्व हैं। तो सोवरेन होने का मतलब क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके हम सारे फैसले अपने खुद ले सकते हैं, हम किसी दूसरे के अधीन रह के फैसले नहीं लेंगे। और सिर्फ कागजों पे भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया किसी दूसरे देश के अधीन चलने वाला एक देश है। डोमिनियन होने का मतलब होता है कि सिर्फ कागजों पे ही माना जाएगा, उससे किसी को कोई स्पेशल पावर नहीं मिलती है। और मैंने बताया जैसे आपको कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स भी बी के खुद के अपने हैं ऐसी कंडीशन में। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि जो है सिर्फ कागजों पे ये माना जाएगा कि बी ए के अधीन चलने वाला एक देश है, पर हम डोमिनियन नहीं हैं, हम सोवरेन हैं, यानी संप्रभुत्व हैं। और हम कागजों पे भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया किसी दूसरे देश के अधीन चलने वाला एक देश है। तो सोवरेन होने का आपने कॉलोनी शब्द का मतलब समझा, प्रोटेक्टरेट का मतलब समझा, डोमिनियन का, सोवरेन का, सारे शब्दों के मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोवरेन होने का क्या मतलब होता है। संरक्षित राज्य इंडिया का सिक्किम था, और सिक्किम यूके का संरक्षित राज्य नहीं था, सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टरेट था, याद रखना है। यानी ए की भूमिका में इंडिया था और बी की भूमिका में सिक्किम था। 1975 के बाद से पूरी तरह से सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया और उस दिन से लेकर आज तक सिक्किम इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है। तो कॉलोनी का सारे शब्दों के मतलब आपने अच्छे से समझ लिए और सोवरेन होने का मतलब भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब हमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द पे चलना चाहिए, और मैं ये रफ कर देता हूं। तो चलिए अब हम अगला शब्द यानी सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द को हम अच्छे से देखते हैं कि समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द का क्या मतलब होता है। तो समाजवादी यानी सोशलिज्म का मतलब होता है, समाजवाद का क्या मतलब होता है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है कि समाज में जितने भी आय के संसाधन होंगे, जितने भी इनकम के रिसोर्स होंगे, जितने भी इनकम के स्रोत होंगे, वो किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होंगे, वो समाज के पास में होंगे और उनका बंटवारा समाज में बराबर बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इनकम के या आय के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, उनका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होगा, वो समाज के पास में, सभी के पास में होगा। एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए जैसे ये एक खेत है और इस खेत पे 100 लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इस खेत से जितना भी अनाज पैदा होगा या जितना भी उत्पादन होगा, मान लीजिए इस खेत से 1000 केजी गेहूं पैदा होता है, तो ये 1000 केजी गेहूं किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं जाएगा। यानी इस खेत का मालिकाना हक, इस खेत का कोई मालिक एक व्यक्ति नहीं होगा इन 100 में से। ये 1000 किलो गेहूं इन 100 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, यानी 10-10 केजी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। यानी ये जो खेत है, इस खेत का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होगा, इस खेत का मालिकाना हक इन 100 के 100 लोगों के पास में होगा। ये 100 के 100 लोग इस खेत के मालिक होंगे और सभी मिलकर खेती करेंगे, और इस खेत से जितना भी उत्पादन होगा, जैसे 1000 केजी उत्पादन हुआ या प्रोडक्शन हुई, वो प्रोडक्शन, वो अनाज सारा 100 के 100 लोगों में बराबर बराबर बटेगा। ये समाजवाद यानी सोशलिज्म विचारधारा कहती है। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म क्या बोलता है? देखिए, कम्युनिज्म बोलता है, कम्युनिज्म समाजवादी यानी सोशलिस्ट विचारधारा से अलग नहीं है। साम्यवाद समाजवाद विचारधारा का ही एक एग्रेसिव यानी हिंसात्मक रूप है। साम्यवाद क्या है? देखिए, अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको ये बात बताऊं, तो अगर ये समाजवाद है तो ये साम्यवाद है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये सोशलिज्म है तो ये कम्युनिज्म है। एक तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, साम्यवाद, समाजवादी क्या बोलते हैं? समाजवादी बोलते हैं, समाजवादी विचारधारा ये बोलती है कि समाज में जितने भी आय के साधन हैं, जितने भी इनकम के रिसोर्स हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होंगे, वो समाज के पास में होंगे और समाज के पास में बराबर बराबर सभी के लिए बांटे जाएंगे। यानी समाज में कोई भी वर्ग नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी कि ये ऊपर क्लास है, लोअर क्लास है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है।
साम्यवाद बोलता है, साम्यवाद इसकी ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है, एक हिंसात्मक रूप है समाजवाद का। साम्यवाद कहता है कि जितने भी कोई वर्ग तो नहीं होगा और साथ में कोई कास्ट भी नहीं होगी, कोई धर्म भी नहीं होगा और यहाँ तक कि कोई सरकार भी नहीं होगी। यानी किसी समाज को सरकार की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी समाज में लोग हैं वो सारा कुछ अपने आप ही कर लेंगे, उन्हें सरकार की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितनी भी चीज़ें हैं, सड़क भी अपने आप बना लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने आप चला लेंगे, सब कुछ मिलकर लोग ही कर लेंगे। और किसी रिलीजन की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई धर्म की ज़रूरत है और ना ही किसी वर्ग की ज़रूरत है, ना अपर क्लास की ना लोअर क्लास की। सब कुछ लोगों का होगा और सब कुछ लोगों में बराबर बराबर बटेगा। इसी का हिंसात्मक रूप, समाजवादी का ही हिंसात्मक रूप साम्यवादी है। और साम्यवादी भी आपको विचारधारा अच्छे से समझनी पड़ेगी क्योंकि आपको समाजवाद अच्छे से समझना है। तो साम्यवाद यानी समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है, एक बार ये बात आप अच्छे से समझते हैं। देखिए, समाजवाद बोलता है कि जितने भी संसाधन होंगे इनकम के, वो सभी में बराबर बराबर बटेंगे, यानी एक आर्थिक समानता होगी। अब आर्थिक समानता किस तरह से आएगी? आर्थिक समानता किसी तरह से लाई भी तो जाएगी। तो आर्थिक समानता सरकार लेकर आएगी और किस तरह से लेकर आएगी? एक प्रोसेस के थ्रू लेकर आएगी, एक प्रक्रिया के थ्रू लेकर आएगी। यानी ओवर द नाइट, रातों रात नहीं लेकर आएगी। एक प्रोसेस होगा 10, 20, 50, 100 साल का और उस तरह से समाज में आर्थिक समानता लाई जाएगी। कैसे लाई जाएगी? देखिए, हर एक देश में, हमारे देश में भी आप जानते होंगे, बहुत सारी लोक कल्याणकारी नीतियाँ चलाई जाती हैं। लोक कल्याणकारी नीतियाँ मतलब वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम जैसे आप जानते होंगे कि राशन कार्ड बनते हैं सभी के, उससे गेहूँ 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं, 3 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं, चावल मिलते हैं, इसी तरह से। तो ये सब क्या है? या 2000 रुपये ले जाओ, प्रधानमंत्री 2000 रुपये ले जाओ योजना, या उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना, जितनी भी ये योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं, ये सब क्या हैं? ये लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, यानी वेलफेयर स्कीम है। और ये वेलफेयर स्कीम किस लिए चलाई जाती हैं? ये वेलफेयर स्कीम इसीलिए चलाई जाती हैं ताकि अंबानी अडानी जैसे लोगों पर टैक्स लगाया जा सके और उस टैक्स के पैसे को गरीब लोगों में बांटा जा सके। मतलब उनके लिए कुछ नीतियां बना के, कुछ स्कीम बना के उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे गरीब लोगों का थोड़ा सा विकास हो और समाज में एक आर्थिक समानता आ सके। इस तरह से समाजवादी विचारधारा काम करती है। समाजवादी विचारधारा कहती है कि आर्थिक बराबरी तो लानी है, पर वो एक प्रोसेस के थ्रू लानी है, एक प्रक्रिया के थ्रू लानी है, ओवर द नाइट तुरंत नहीं लेकर आनी है। साम्यवादी विचारधारा कहती है बराबरी तो लानी है, पर रातों रात लेकर आनी है, यानी कि बंदूक के दम पे लेकर आनी है, ओवर द नाइट लेकर आनी है, इंस्टेंट लेकर आनी है, तुरंत लेकर आनी है। इस तरह की बात साम्यवाद कहता है, यानी कम्युनिज्म बोलता है। तो कम्युनिज्म ओवर द नाइट किस तरह से लानी है? जैसे मान लीजिए अंबानी या अडानी की कोई कंपनी है, बंदूक के दम पर रातों रात कंपनी छीन लो और सभी लोगों में बांट दो कि जितने भी 100, 200, 500 वर्कर हैं सब इसमें काम करो, जो भी प्रोडक्शन हो वो बराबर बराबर बांट लो। या कोई खेत है, किसी के पास में 2, 4, 5 हज़ार बीघे ज़मीन है, या किसी के पास में 200, 400, 500, उससे बंदूक के दम पर सरकार ज़मीन छीनेगी और रातों रात सभी लोगों में बांट देगी, आगे बराबरी। समाज में आर्थिक बराबरी लेकर आनी है, तुरंत लेकर आनी है, साम्यवाद। एक प्रोसेस के थ्रू लेकर आनी है, प्रक्रिया के थ्रू लेकर आनी है, समाजवाद। ये दोनों विचारधाराओं में अंतर क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से एक मिलती जुलती विचारधारा और भी है और उसका नाम है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या बोलता है? पूंजीवाद कहता है कि समाज में जितने भी आय के संसाधन हैं, जितने भी आय के रिसोर्स हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास हो सकते हैं। उनका मालिकाना हक भी किसी एक व्यक्ति के पास हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अंबानी अडानी हो सकते हैं। ये कैपिटलिस्ट विचारधारा कहती है, यानी पूंजीवाद इस बात को बोलता है कि समाज में जितने भी आय के संसाधन हैं, कोई कंपनी है, उस कंपनी का मालिक एक व्यक्ति हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट विचारधारा कहती है। तो मुद्दे की बात यह है कि इन सारी विचारधाराओं में इंडिया में कौन सी विचारधारा चलती है, या हमारा इनमें से कौन सी विचारधाराओं के साथ क्या लेना देना है, या हम ये सब पढ़ भी क्यों रहे हैं। तो देखिए, इंडिया में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म से तो कोई इंडिया का कोई दूर दूर तक लेना देना है नहीं, इस वाली विचारधारा से। तो इंडिया का लेना देना किससे है? देखिए, इंडिया में पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों विचारधाराओं का एक मिक्स हमें इंडिया में देखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते होंगे, क्योंकि इंडिया में पूंजीवाद क्या बोलता है
कि आय के जितने भी इनकम या रिसोर्स हैं, जितने भी आय के संसाधन हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास में हो सकते हैं। यानी अंबानी अडानी हो सकते हैं, कंपनी हो सकती हैं, मॉल हो सकती हैं, और ओपन मार्केट होगा, ओपन कंपटीशन होगा। ये सारी बातें पूंजीवाद में कही जाती हैं। तो इंडिया में ऐसा तो है, इंडिया में कंपनियां भी हैं, कंपनियों का मालिकाना हक भी किसी एक व्यक्ति के पास में होता है, जमीन का मालिकाना हक भी एक व्यक्ति के पास में होता है। ये सारी बातें पूंजीवाद में हैं। समाजवाद यानी साम्यवादी, समाजवाद यानी सोशलिस्ट विचारधारा में क्या कहा गया है? सोशलिस्ट विचारधारा में कहा गया है कि बहुत सारी वेलफेयर स्कीम किस लिए चलाई जाती हैं इंडिया में, कि प्रधानमंत्री 2000 ले जाओ योजना, श्रमिक योजना, ये योजना, वो योजना, मनरेगा योजना, और आधार कार्ड नहीं, सॉरी, राशन कार्ड बनाए जाते हैं, और राशन दिया जाता है, 2 रुपये किलो गेहूँ ले लो, 3 रुपये किलो चावल ले लो, ये ले लो, दाल ले लो, कैरोसिन ले लो। तो ये सब किस लिए चलाया जाता है? इतनी सारी लोक कल्याणकारी नीतियाँ चलाई जाती हैं, यानी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं। वो वेलफेयर स्कीम इसीलिए चलाई जाती हैं क्योंकि इंडिया एक समाजवाद का और पूंजीवाद का एक मिक्स है। ये सारी दोनों विचारधाराएं इंडिया में दिखती हैं, यानी समाजवादी भी और पूंजीवादी भी, ये दोनों सिस्टम इंडिया में साथ साथ काम करते हैं। और कह सकते हैं इंडिया में इतना ही पूंजीवाद का असर है, इतना ही समाजवाद का असर है। तो ये बाकी की और विचारधाराएं कौन कौन से देश में चलती हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आपको कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद का अगर बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएसए क्यों है? क्योंकि यूएसए में आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ पे हैं? यूएसए में हैं। और यूएसए में सिर्फ कंपनियां ही नहीं हैं, यूएसए में तो जितने भी डिफेंस के मैन्युफैक्चरर हैं, यानी जितने भी डिफेंस के आइटम मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, चाहे वो F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट हो या बहुत सारे मिसाइल हो, कोई न्यूक्लियर बम बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, वो सारी की सारी चीज़ें कौन बनाता है? वो सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी बनाती हैं। यानी वहाँ पे ओपन कंपटीशन है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है हर एक चीज़ का। और इस तरह की विचारधारा सिर्फ कैपिटलिज्म में होती है, और कैपिटलिज्म यूएसए का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या यूएसए पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है? यूएसए में समाजवादी यानी वेलफेयर स्कीम, लोक कल्याणकारी नीतियां बिल्कुल भी नहीं चलाई जाती। तो यूएसए में भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, पर यूएसए में बहुत कम वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, कुछ हद तक तो चलाई जाती हैं, पर बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो कैपिटलिस्ट का तो वो यूएसए है। यूएसए में भी ऐसा तो नहीं है कि अगर आप भूखे मर रहे हैं तो यूएस की गवर्नमेंट ये कह देगी कि तुम भूखे मर रहे हो तो ये तुम्हारी खुद की टेंशन है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे भी कुछ बहुत हद तक, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ लोक कल्याणकारी नीतियां तो चलाई ही जाती हैं। अब आपको समाजवादी यानी सोशलिस्ट का बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो सोशलिस्ट का बेस्ट एग्जांपल है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। यानी जितने भी नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, फिनलैंड हो, सारे के सारे देश हमें ये पता चलता है कि वो समाजवाद यानी सोशलिज्म की तरफ झुके हुए हैं। इनमें क्या कैपिटलिस्ट विचारधारा नहीं है? कैपिटलिस्ट विचारधारा है, कंपनियां इनमें भी हैं, पर ये समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। कैसे ज़्यादा झुके हुए हैं? देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जितने भी नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, आपको ये लगता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, यूएसए सुना है, या यूके का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नाम सुना होगा, फ्रांस का नाम सुना होगा, बड़े बड़े देशों के नाम आपने सुने होंगे। और आपको लगता होगा कि सबसे अच्छा जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी इन्हीं देशों में होगी, पर यह बात एकदम सच नहीं है। सबसे अच्छा जीवन स्तर नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। क्यों है बताता हूँ मैं। देखिए, अगर आप इस देश के सिटीजन हैं, इनमें से किसी भी देश के, अगर इनमें से किसी भी देश की नागरिकता आपको मिली हुई है तो आप ये बात मान के चलिए कि आपकी एजुकेशन 100% फ्री होगी। इसका क्या मतलब है? यानी आप कक्षा 1 से लेके और चाहे आप PhD तक की पढ़ाई करनी चाहें तो पूरी तरह से उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। आपकी हेल्थ का, चाहे आपको एक कोई केरोसिन लेनी हो या आपको कैंसर का ऑपरेशन कराना हो, पूरी तरह से ये खर्चा भी, आपकी पूरी तरह से हेल्थ का खर्चा, ये भी उस देश की गवर्नमेंट उठाएगी। आपको अगर यूएसए में आप पैदा हुए हैं, यूएस सिटीजन हैं अगर आप, और आपको MBBS करना हो तो घर, गाड़ी, मकान, दुकान सब बेचना पड़ जाता है। इतनी ज़्यादा फीस है यूएस के स्कूलों की। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर लोगों का अच्छा है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो ठीक है फिर सर, यहीं तो जाके रहेंगे इन्हीं देशों में। अरे ये देश इतनी आसानी से सिटीजनशिप देते नहीं है, नागरिकता अपने देश की देते हैं नहीं, किसी और देश के लोगों को। और ये अपने
50% तक टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स का बहुत सारा हिस्सा हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन इन्हीं चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। और आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर किसी की पूरी पढ़ाई 100%, कोई प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता वहाँ पे, सभी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और पूरी तरह से उसका खर्चा उस देश की गवर्नमेंट देती है। आपकी पढ़ाई और हेल्थ का पूरी तरह से अगर ध्यान गवर्नमेंट रख लेगी तो फिर बचता ही क्या है, फिर खाना कपड़ा, बस ये 2-4 चीज़ें ही बचती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर बेहतर होता है। तो ये समाजवाद का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए साम्यवाद के अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं है, पर कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। देखिए कोई भी देश पूरी तरह से ना तो साम्यवादी है, ना समाजवादी है और ना ही पूंजीवादी है। सभी देशों में कुछ विचारधाराओं का मिक्स आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे इंडिया में भी समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्स आपको देखने के लिए मिलता है, पर इंडिया में दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर हैं, लगभग बराबर मात्रा में हैं दोनों विचारधाराएं। नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में समाजवादी विचारधारा कहूँ या समाजवादी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हद तक हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सोशलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। पर कंपनियां तो इन देशों में भी हैं ही, ऐसा तो नहीं है कि इन देशों में कंपनियां नहीं है। एक भी कंपनी नहीं होंगी तो फिर लोगों पे पैसे कहाँ से खर्च करेंगे। तो कम्युनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। अरे भाई चाइना में 2 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग नाम के एक व्यक्ति आते हैं। माओ जेडोंग कौन है? माओ जेडोंग वही व्यक्ति हैं, देखिए जो इंडिया में स्थान महात्मा गांधी का है वही स्थान चाइना में माओ जेडोंग का है। 2 अक्टूबर 1949 को आए, इन्हें समाज में बराबरी लानी थी। बंदूक के दम पे जितने भी जमीन वाले थे सबसे ज़मीन छीनी और लोगों में बांट दी कि आगे बराबरी समाज में, कभी आई नहीं पाई। तो चाइना साम्यवाद का एक बेस्ट एग्जाम्पल है अभी के लिए। पर क्या चाइना पूरी तरह से साम्यवादी है? साम्यवादी विचारधारा तो ये भी कहती है कोई सरकार नहीं होगी देश में, पर सरकार तो है। तो पूरी तरह से कोई भी साम्यवादी नहीं है आज के टाइम में, पर बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि चाइना साम्यवादी देश है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम साम्यवाद को यानी कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। और चाइना में देखिए कैपिटलिस्ट विचारधारा में क्या होता है, कैपिटलिस्ट विचारधारा में कंपनी होती हैं, मॉल होते हैं, बहुत सारे ब्रांड होते हैं। पर चाइना में क्या कंपनी नहीं है? चाइना में तो बहुत सारी कंपनी है, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, है ना, कितनी सारी कंपनियां हैं, कितनी सारी बड़ी बड़ी फेमस कंपनी है चाइना में। तो चाइना भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट भी बहुत सारी चीज़ें इनमें हैं, पर ये क्योंकि कहते हैं कि हम कम्युनिज्म की तरफ झुके हुए हैं, तो ये कम्युनिज्म विचारधारा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया भी एक कम्युनिस्ट देश है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। USSR अभी के लिए तो नहीं है, एक टाइम पे आज का जो रूस है वो एक टाइम पे USSR होता था, और वो बाद में आप जानते होंगे कि 1991 में ये USSR टूट गया 15 देशों में। तो अभी के लिए तो USSR एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी के लिए तो नहीं है। अभी के लिए बस 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और चाइना। बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट देश आज के टाइम में नहीं बचे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनप्रैक्टिकल हैं, कि ना तो सरकार होनी चाहिए, सब कुछ लोग ही कर लेंगे। अब किसी देश में 125 करोड़ पॉपुलेशन है, 125 करोड़ लोग मिलकर कैसे शासन चलाएंगे? ये तो बहुत ज़्यादा इनप्रैक्टिकल बात है। ना रिलीजन होगा कोई, ना कास्ट होगी, ना कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब कुछ लोग ही कर लेंगे, सब लोग भी सड़क बना लेंगे, लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन चला लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि हाइपोथेटिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। ऐसा किताबों में संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। तो सोशलिज्म क्या होता है, समाजवादी क्या होती है, ये विचारधारा आप अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी की और भी कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे कैपिटलिस्ट है यानी पूंजीवाद एक विचारधारा है, और एक ये सोशलिज्म है यानी समाजवाद है। तो समाजवाद समझने के लिए आपको ये दोनों और भी विचारधाराएं समझनी पड़ेंगी, जिससे आपको समाजवाद यानी सोशलिस्ट होने का अच्छे से मतलब समझ आ सके। देखिए तीनों में बहुत ज़्यादा बाउंड्रियाँ क्लियर नहीं है, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ एक विचारधारा को फॉलो करता हो। इंडिया क्या फॉलो करता है वो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, और आपको उम्मीद है कि सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए ये इतने बड़े शब्द हैं कि इन पे अकेले शब्द पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो किसी दिन आप बोलेंगे तो मैं अलग से इन शब्दों पे एक लेक्चर बना दूंगा, पर अभी के लिए जितना ज़रूरी है उतना हम समझ लेते हैं। और आपने अच्छे से चीज़ें समझ ली होंगी, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकते हैं, मैं ये रफ कर देता हूँ।
तो चलिए अब हम अगले शब्द सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष जो ये शब्द है इसका क्या मतलब है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धर्म शब्द का क्या मतलब होता है। तो धर्म शब्द का क्या मतलब होता है, देखिए धर्म शब्द का एक मतलब नहीं होता है, धर्म शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारी सेंस में हम धर्म शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी सेंस में इस्तेमाल करते हैं ये बात हम करते हैं। तो देखिए, एक सेंस तो होती है स्वभाव यानी कि नेचर की सेंस में हम धर्म शब्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा कि आग का धर्म है जलाना, या पानी का धर्म है भिगोना, या हवा का धर्म है सुखाना। तो देखिए, आग का धर्म है जलाना, तो आग का मजहब नहीं है जलाना, आग का संप्रदाय नहीं है जलाना, आग का स्वभाव है जलाना। यानी यहाँ पे जो धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आग का धर्म है जलाना, तो यहाँ पे धर्म शब्द स्वभाव की सेंस में यानी नेचर की सेंस में हमने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है कि आग का धर्म होता है जलाना, आग का स्वभाव होता है जलाना, आग का नेचर होता है जलाना। तो हम धर्म शब्द को एक तो स्वभाव की सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सेंस क्या हो सकती है, एक सेंस हो सकती है कर्तव्य। धर्म को हम कर्तव्य की सेंस में यानी ड्यूटी की सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूटी की सेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा राजधर्म। राजधर्म का मतलब होता है कि राजा का धर्म ही है इंसाफ के साथ शासन करना, राजा का धर्म है न्याय करना, राजा का धर्म है बिना पक्षपात के शासन करना। तो राजा का धर्म है न्याय करना, इससे मतलब है कि राजा का संप्रदाय नहीं है न्याय करना, राजा का मजहब नहीं है न्याय करना, राजा की ड्यूटी है, राजा का कर्तव्य है न्याय करना। तो राजा का धर्म है न्याय करना, राजधर्म। तो राजधर्म या राजा का धर्म है न्याय करना। यहाँ पे जो धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कर्तव्य की सेंस में किया गया है यानी ड्यूटी की सेंस में किया गया है। तो धर्म शब्द का इस्तेमाल हम स्वभाव की सेंस में भी कर सकते हैं, कर्तव्य यानी ड्यूटी की सेंस में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी सेंस हो सकती है, इसके अलावा एक सेंस हो सकती है मजहब यानी संप्रदाय, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियन की सेंस में भी हम धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मजहब यानी संप्रदाय। देखिए, मजहब यानी संप्रदाय की सेंस में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे किसी का मजहब या संप्रदाय है, कोई क्रिश्चियन है या कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है या जैन है कोई या बुद्धिस्ट है, ये सब अलग अलग संप्रदाय हैं, ये मजहब हैं अलग अलग, रिलीजन है। तो रिलीजन की सेंस में भी हम धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा हम बाकी कोई अदर सेंस भी हो सकती है, यानी कि किसी अन्य सेंस में भी हम धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य सेंस कौन सी हो सकती है, जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत का जो युद्ध था वो एक धर्म युद्ध था। तो क्या वो मजहब का युद्ध था, किसी संप्रदाय का युद्ध था? नहीं, वो धर्म युद्ध था। इसका मतलब है कि वो नैतिक और अनैतिक के बीच में युद्ध था, वो सही और गलत के बीच में युद्ध था। तो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। तो बाकी अदर अन्य सेंस में भी हम धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धर्म शब्द का केवल एक मतलब नहीं होता, धर्म शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं और बहुत सारी सेंस में हम धर्म शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि हम आज कौन सी सेंस में इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये जो धर्म शब्द है, इसको कौन सी सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, आज हम स्वभाव की सेंस में तो हम बात नहीं करेंगे, इस सेंस में तो हम एकदम बात नहीं करेंगे। हम कर्तव्य की सेंस में भी बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ मजहब यानी संप्रदाय की सेंस में, और नैतिक या अनैतिक की सेंस में यानी बाकी और किसी सेंस में भी हम बात नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ धर्म शब्द का मतलब जो है वो आज मजहब यानी रिलीजन से है, बाकी और किसी से भी नहीं है। तो यहाँ पे जो धर्म शब्द का मतलब दिया गया है वो मजहब यानी रिलीजन से संबंधित है, बाकी किसी और चीज़ से संबंधित नहीं है। तो धर्म शब्द का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धर्म शब्द के अलावा अब धर्म शब्द का मतलब आप समझ चुके हैं, तो अब समझते हैं हम धर्मनिरपेक्ष होने का यानी सेक्युलर होने का क्या मतलब है। तो देखिए, सेक्युलर शब्द को समझने से पहले आपको कुछ और विचारधाराएं भी हैं जो समझनी पड़ेंगी,
और वो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो विचारधारा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक विचारधारा है और इसे हिंदी में बोलते हैं धर्मतंत्र। इसमें क्या होता है? देखिए, थियोक्रेसी या धर्मतंत्र एक ऐसी विचारधारा है, कोई भी अगर ऐसा देश है जिसका एक घोषित रूप से, यानी उस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश का ऑफिशियल रिलीजन, कोई एक विशेष रिलीजन किसी देश का ऑफिशियल रिलीजन है, तो ऐसे देश को हम बोलते हैं थियोक्रेटिक नेशन। और इतना ही नहीं, उस देश का हेड ऑफ द स्टेट, यानी देश का मुखिया, जो इंडिया में कौन होता है? इंडिया में होता है राष्ट्रपति। तो हेड ऑफ द स्टेट और धार्मिक गुरु, सर्वोच्च धार्मिक गुरु, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट और रिलीजियस हेड दोनों एक ही व्यक्ति हों और धर्म के हिसाब से ही शासन चले। यानी कि कोई भी ऐसा देश जहां पे हेड ऑफ द स्टेट यानी देश का मुखिया, जो इंडिया में राष्ट्रपति होता है, और रिलीजियस हेड यानी धार्मिक गुरु, दोनों एक ही व्यक्ति हो और उसी धर्म के हिसाब से शासन चले। यानी उस देश, उस धर्म की जो भी धार्मिक पुस्तक है, जो भी धार्मिक पुस्तक है, जो भी धार्मिक पुस्तक है, वो धार्मिक पुस्तक उस देश का संविधान हो, ऐसे हम देश को बोलते हैं थियोक्रेसी यानी थियोक्रेटिक नेशन। धर्मतंत्र का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा देश जहां पे हेड ऑफ द स्टेट और रिलीजियस ऑफ द हेड दोनों एक ही व्यक्ति हो और धर्म की पुस्तक उस देश का संविधान हो और इस पुस्तक के हिसाब से ही शासन चलाया जाए, ऐसे देश को हम बोलते हैं थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र। और धर्मतंत्र के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो देखिए, एक तो एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, एक एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, और एक एग्जाम्पल है तिब्बत। देखिए, आप जानते होंगे वेटिकन सिटी के जो हेड होते हैं, वेटिकन सिटी के हेड आज भी पोप होते हैं, और पोप वहाँ के धार्मिक गुरु भी हैं। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वहाँ के हेड आज भी कौन होते हैं? आज भी पोप होते हैं, और पोप वहाँ के क्रिश्चियन धर्म के धार्मिक गुरु भी होते हैं। सऊदी अरेबिया में इसी तरह से जो वहाँ के प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान या जो भी हैं, जो वहाँ का राजशाही परिवार है, उसी राजशाही परिवार के जो हेड हैं वो वहाँ के धार्मिक गुरु भी हैं और उस देश के हेड भी हैं। ऐसे हम देश को बोलते हैं धर्मतंत्र, जैसे सऊदी अरेबिया। और तिब्बत में भी, अभी तिब्बत आज़ाद तो नहीं है, तिब्बत अभी तो चाइना ने कब्जा लिया, पर जब तिब्बत आज़ाद था तो वहाँ पे भी धार्मिक गुरु जो थे उनके दलाई लामा ही यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी होते थे, और उनके जो धर्म के सुप्रीम गुरु होते थे वो भी दलाई लामा ही होते थे। तो वेटिकन सिटी, सऊदी अरेबिया और तिब्बत, ये थियोक्रेसी के एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं। थियोक्रेसी के अलावा दूसरा कौन सा देश होता है? तो एक दूसरा देश होता है स्टेट इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन। स्टेट इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन, यानी कि धर्म प्रभावित राज्य। धर्म प्रभावित राज्य, देखिए ये धर्म प्रभावित राज्य यानी स्टेट इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन, ये इस तरह के देश होते हैं यहाँ पे धार्मिक पुस्तक तो इस देश का संविधान नहीं होती, पर ये घोषित रूप से ये बात मानते हैं कि इनका एक ऑफिशियल रिलीजन है इनके देश का। यानी कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश हो सकता है, कोई क्रिश्चियन देश हो सकता है, इस तरह के देश को हम बोलते हैं स्टेट इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन यानी धर्म प्रभावित राज्य। यानी जिस देश का कोई रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन हो, इस तरह के देश को हम धर्म प्रभावित राज्य यानी स्टेट इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन हम कहते हैं। पर धार्मिक पुस्तक इस देश का संविधान नहीं होती और ना ही हेड ऑफ द कोई धार्मिक गुरु इस देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये इलेक्शन से अपना हेड ऑफ द स्टेट यानी देश का मुखिया चुनते हैं। तो और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो इसका अगर देखिए मुस्लिम कंट्री में आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं मुस्लिम देश। अगर पूरी दुनिया में 50 या 60 मुस्लिम देश होंगे तो मुस्लिम देशों में 50 या 60 में से
50 देश अगर पूरी देश दुनिया में हैं जो 54 या 58 के आसपास में हैं, तो 50 में से आई थिंक कि 40 या 45 48 के आसपास में देश स्टेट इन्फ्लुएंस बाई रिलीजन हैं। शायद ही उनमें से कोई देश सेक्युलर देश होगा। क्रिश्चियनिज्म में इसका एग्जाम्पल देखना है अगर आपको, तो क्रिश्चियनिज्म में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेनमार्क। डेनमार्क में घोषित रूप से इनका स्टेट का रिलीजन क्रिश्चियनिज्म है। ये कहते हैं कि हमारे देश का एक रिलीजन है और वो देश का रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियनिज्म यानी ईसाईयत। और डेनमार्क ही क्यों, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये देश भी ऐसे हैं जो स्टेट इन्फ्लुएंस रिलीजन है, पर ये अपने संविधान में घोषित रूप से ये बात नहीं लिखते हैं। इन्होंने संविधान में लिखी हुई नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि इनका कोई ऑफिशियल रिलीजन है, पर हाँ इनके बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो किसी एक विशेष धर्म के लिए, क्रिश्चियनिज्म के लिए या ईसाईयत के लिए झुके हुए हैं। बहुत सारे कानूनों में ये चीज़ साफ दिखेगी आपको कि इन देशों में भी बहुत सारे कानूनों में ये चीज़ है कि ये किसी न किसी तरह से अपने देश में ईसाई लोगों को प्रेफरेंस देते हैं या उन्हें वरीयता देते हैं, या किसी न किसी रूप में इनके देश का कोई ना कोई कानून किसी एक धर्म के लिए, ईसाईयत के लिए झुका हुआ है। अगर आपको हिंदुइज्म में इसका एग्जाम्पल देखना हो तो कहते हैं कि नेपाल इसका एक एग्जाम्पल था, पर नेपाल अभी के लिए नहीं है। आपको मैं बता दूं, अभी नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र होता था, तो अभी के लिए नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये स्टेट इन्फ्लुएंस बाई रिलीजन के कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टेट इन्फ्लुएंस बाई रिलीजन यानी धर्म प्रभावित राज्य क्या होता है? जिसका घोषित रूप से एक धर्म हो, पर धार्मिक गुरु इस देश का हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा। ये इलेक्शन करके अपना हेड ऑफ द स्टेट चुनते हैं, ना ही धार्मिक पुस्तक के हिसाब से इस देश का शासन चलाया जाएगा। थियोक्रेसी धर्मतंत्र का क्या मतलब होता है? धर्मतंत्र का मतलब होता है कि धार्मिक पुस्तक के हिसाब से ही, यानी शरिया लॉ, कुरान, बाइबल, इस सब के हिसाब से शासन चलाया जाएगा। धार्मिक गुरु ही हेड ऑफ द स्टेट होगा। तो ये थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र का मतलब होता है। तो धर्मतंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया, स्टेट इन्फ्लुएंस बाई रिलीजन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा और कौन कौन सी विचारधाराएं या कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो बाकी के देश में चलते हैं? तो इसके अलावा एक सिस्टम और होता है और उसे बोलते हैं, देखिए सेक्युलर समझने से पहले आपको एक विचारधारा और समझनी पड़ेगी और उसे बोलते हैं एंटी रिलीजियस। एंटी रिलीजियस यानी धर्म विरोधी राज्य। धर्म विरोधी राज्य तो एंटी रिलीजियस यानी धर्म विरोधी राज्य का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी ऐसा देश जो ये कहता हो कि उस देश का कोई धर्म नहीं होगा, यानी स्टेट का, उस स्टेट का, स्टेट से मतलब यहाँ क्या है? स्टेट से मतलब यहाँ राज्य से नहीं है, स्टेट से मतलब यहाँ कंट्री से है। स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और ग्राम पंचायत तक जितना भी इलेक्टेड सिस्टम है, निर्वाचित सिस्टम है, उस सबको मिला के बोलते हैं स्टेट, पॉलिटी की भाषा में, यानी राज्य। तो यहाँ पे राज्य से मतलब देश से है। तो एंटी रिलीजियस विचारधारा क्या बोलती है? एंटी रिलीजियस विचारधारा बोलती है कि कोई भी ऐसा देश जो ये बोलता हो कि उस स्टेट का, उस देश का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, और स्टेट में जो लोग रहते हैं, जो पीपल हैं, उनका भी कोई रिलीजन नहीं होगा। ना तो स्टेट का कोई रिलीजन होगा और ना ही स्टेट में रहने वाले लोगों का कोई रिलीजन होगा। लोग भी पूरी तरह से रिलीजन से यानी धर्म से अलग होंगे और स्टेट भी पूरी तरह से धर्म से अलग होगा। इस तरह के देश को हम बोलते हैं एंटी रिलीजियस यानी धर्म विरोधी राज्य। और इसका आपको एग्जाम्पल देखना हो तो इसका एग्जाम्पल है चाइना, एक एग्जाम्पल है इसका नॉर्थ कोरिया। तो ये दोनों देश ऐसे हैं जो एंटी रिलीजियस यानी धर्म विरोधी राज्य हैं। एंटी रिलीजियस के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट कौन से होते हैं? सेकुलर स्टेट वो होते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होते हैं जिनकी विशेषता होती है, सेकुलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की, जो कहते हैं कि जो स्टेट हैं, स्टेट से मतलब वही देश से हैं,
जो मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और निचले तक का जितना भी निर्वाचित सिस्टम होता है उस सबको मिला के बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये बात सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में कही जाती है। पर जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का रिलीजन होगा, और लोगों का ना सिर्फ रिलीजन होगा बल्कि लोग अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसका पालन भी कर सकते हैं, उसके उत्थान के लिए यानी प्रोग्रेस के लिए काम भी कर सकते हैं। लोग जैसे मर्जी चाहें अपने रिलीजन को प्रोग्रेस करें, पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई भी। और इस बात का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, इस बात का मतलब ये है कि स्टेट में जितने भी रिलीजन होंगे, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदुइज्म हो या ईसाईयत हो, बुद्धिज़्म हो, कोई सा भी रिलीजन हो, स्टेट किसी एक रिलीजन के लिए झुका हुआ नहीं होगा। यानी स्टेट किसी एक रिलीजन के लिए काम नहीं करेगा, स्टेट सभी रिलीजन के लिए समान रूप से काम करेगा, सभी रिलीजन के लिए बराबर बराबर मात्रा में काम करेगा और सभी रिलीजन के प्रोग्रेस के लिए, उत्थान के लिए एक बराबर काम करेगा। ये सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में कहा जाता है। और ध्यान रखना है, देखिए एक 1992 का अथीस्ट सोसाइटी का एक केस था। अथीस्ट होने का मतलब होता है नास्तिक होना। नास्तिक, एथिस्ट को हिंदी में नास्तिक बोलते हैं। 1992 का एक केस था। क्या केस था? तो 1992 का केस था, एक आंध्र प्रदेश में एथिस्ट सोसाइटी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने एक केस डाला। देखिए जब भी कोई सरकारी संस्था का उद्घाटन होता है या इनॉग्रेशन किया जाता है तो वहाँ पे कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे नारियल फोड़ना हो या रिबन काटना हो या गेंदा के फूलों की कोई माला डालनी हो, इस तरह की कुछ क्रियाएं करके इनॉग्रेशन या उद्घाटन करते हैं। तो एथिस्ट, जो बहुत सारे नास्तिक लोग थे, आंध्र प्रदेश की एथिस्ट सोसाइटी थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने केस डाला कि जब स्टेट सेक्युलर है यानी धर्मनिरपेक्ष है तो वो इस तरह की क्रियाएं कैसे कर सकते हैं कि जैसे किसी ने नारियल फोड़ा तो उसमें कोई धर्म विशेष का एंगल तो आ ही जाता है, तो वो किसी धर्म विशेष की कुछ चीज़ें कैसे कर सकते हैं अगर स्टेट सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और वो निर्णय क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा कि सेक्युलर होने का मतलब या धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब, सेक्युलर होने का मतलब नास्तिक होना नहीं होता। ये बात 1992 के एथिस्ट सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही। यानी सेक्युलर होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि स्टेट किसी एक धर्म के पक्ष में झुका हुआ नहीं होगा, यानी स्टेट सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करेगा, किसी एक धर्म के पक्ष में झुका हुआ नहीं होगा, यानी नास्तिक लोगों के पक्ष में भी झुकेगा नहीं। सेक्युलर होने का मतलब या धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नास्तिक होना नहीं होता। ये बात 1992 के एथिस्ट सोसाइटी केस में बोली गई। तो सेक्युलर होने का क्या मतलब होता है? स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट किसी एक धर्म के पक्ष में झुका हुआ नहीं होगा, सभी धर्मों के लिए बराबर काम करेगा, और लोगों का रिलीजन होगा, लोग अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी जैसे चाहें अपने धर्म को प्रैक्टिस करें, जैसे चाहें उसका प्रचार करें, प्रसार करें, जो मर्जी करें। ये बात सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में बोली जाती है। तो सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष होने का क्या मतलब होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये मैं रफ कर देता हूँ। अब तो हम बाकी के शब्दों का मतलब देखते हैं, जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ये हमारी प्रस्तावना के कुछ आखिरी शब्द हैं। इनका मतलब अगर हम अच्छे से देख लेंगे तो लगभग सभी शब्दों के मतलब हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र का मतलब होता है सर जनता का शासन। तो फिर गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ढोर डंगरों का शासन। देखिए समझाता हूँ क्या होता है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी ऐसा देश जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, कोई भी ऐसा देश जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट जो इंडिया में राष्ट्रपति होता है, वो जनता के द्वारा भी चुना जा सकता है और राजा भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा देश जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट राजा भी हो सकता है और जनता द्वारा चुना भी जा सकता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है?
हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में होता है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जनता द्वारा चुना जाएगा सिर्फ और सिर्फ। कोई भी ऐसा देश जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट राजा भी हो सकता है और जनता द्वारा चुना भी जा सकता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो इंडिया में प्रधानमंत्री होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जनता द्वारा चुना जाएगा, ऐसे देश को हम बोलते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। देखिए, लोगों को लगता है कि लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। देखिए, लोकतंत्र और राजतंत्र साथ साथ भी हो सकते हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे डेमोक्रेसी हो और वहाँ पे राजा भी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है तो राजा नहीं होगा। डेमोक्रेसी और राजा साथ साथ हो सकते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट राजा भी हो सकता है, चुना भी जा सकता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुना जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ऐसे देश को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। गणतंत्र का क्या होता है? गणतंत्र होता है जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे देश को हम बोलते हैं रिपब्लिक यानी गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस देश में हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रधानमंत्री, जो इंडिया में प्रधानमंत्री होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में प्रधानमंत्री होता है और हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में राष्ट्रपति होता है। ये दोनों पद अगर सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे तो ऐसे देश को हम बोलते हैं कि ये देश एक रिपब्लिक देश है। और ये दोनों पद जरूरी नहीं है दोनों अलग अलग व्यक्ति के पास में हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति हों। ये दोनों पद किसी एक व्यक्ति के पास में भी हो सकते हैं, जैसे यूएसए में होता है। पर बात अगर इतनी सी ही है तो फिर तो लेक्चर लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी शब्द को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ और शब्दों का मतलब भी अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाकी के देशों में कौन कौन सी सिस्टम चलते हैं, कौन कौन से सिस्टम चलते हैं। ये बात अगर हम अच्छे से देख लेंगे तो हमें डेमोक्रेसी और रिपब्लिक शब्द का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की यानी संपूर्ण राजतंत्र क्या होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी संपूर्ण राजतंत्र का मतलब होता है कोई भी ऐसा देश जहाँ पे एक राजा राज करता हो, एक राजा हो, ना तो हेड ऑफ द स्टेट हो, मतलब हेड ऑफ द स्टेट हो और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हो, सरकार का मुखिया भी हो, देश का मुखिया भी हो, पर वो दोनों पद राजा के पास में हो और राजा के पास में पूरी पावर हो। राजा ही अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री बनाए और राजा ही अपनी मर्जी से किसी को भी संसद में बैठा दे, यानी संसद और मंत्री हो ही ना, अगर हो भी तो जो राजा की मर्जी हो, राजा अपनी मर्जी से किसी को भी बैठा दे। अगर किसी दिन चाहे तो जब चाहे किसी मंत्री को हटा दे, हटा क्या दे मतलब टंगवा दे या तोप के सामने रख के उड़वा दे। राजा है, राजा के पास में पूरी पावर है। ऐसे देश को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की यानी संपूर्ण राजतंत्र। राजा भी है और राजा के पास में पूरी पावर है, जनता के द्वारा चुना हुआ, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना ही कोई और पद है। ऐसे देश को हम संपूर्ण राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्की देखते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की या संपूर्ण राजतंत्र का सिस्टम दुनिया के कौन कौन से देश में चलता है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से देश में चलता है। तो ये सिस्टम एक तो चलता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, क्योंकि वेटिकन सिटी में हेड ऑफ द स्टेट पोप होते हैं और पोप जनता के द्वारा चुन के नहीं आते हैं, पोप के पास में ही पूरी पावर होती है वेटिकन सिटी इस देश में। और पोप एक धार्मिक गुरु होते हैं, मैंने अभी बताया था। और पोप के पास में 100%, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तरह से कंप्लीट पावर होती है उस देश की पार्लियामेंट के पास में या उसके सांसद के पास में या मंत्री के पास में, बाकी किसी के भी पास में इतनी पावर नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो उतनी पावर होती है जितनी पोप किसी व्यक्ति को देते हैं या किसी भी व्यक्ति को उस पद पर बिठाते हैं। दूसरा इसका अच्छा एक एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, जिसे आप सऊदी अरब भी बोलते हैं, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी जो कंप्लीट पावर होती है वो वहाँ पे जो राजशाही परिवार है उस राजशाही परिवार के पास में होती है। उस राजशाही परिवार का जो भी कोई व्यक्ति होगा, जो इस टाइम पे शायद प्रिंस सलमान हैं, प्रिंस सलमान वहाँ के जो किंग हैं उन्हीं के पास में पूरी पावर है और वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुन के नहीं आता। और प्रिंस सलमान जिसे चाहें उसे मंत्री बनाएं, जिसे चाहें उसे हटा दें, जिसे चाहें उसे टंगवा दें, पूरी तरह से पावर उनके पास में इस समय है। इसका एक एग्जाम्पल और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को भी रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी
जो एक तरह से राज करता है वो राजा ही है, और राजा के पास में पूरी पावर भी है। वो चाहे तो किम जोंग उन किसी को उड़वा दे, किसी को तोप के सामने रख के उड़वा दे, किसी को टंगवा दे। तो कोई भी ऐसा देश जहाँ पे राजा है और राजा के पास में कंप्लीट पावर है, यानी जैसे किसी फिल्म का एक डायलॉग था कि हमारा वचन ही है शासन, अगर ऐसा वाला सिस्टम कहीं पे है तो ऐसे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की यानी संपूर्ण राजतंत्र। दूसरा होता है मिक्स्ड मोनार्की यानी मिश्रित राजतंत्र। तो मिक्स्ड मोनार्की यानी मिश्रित राजतंत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे राजा भी है, राजा तो है, और राजा के साथ साथ कोई चुन के एक और पोस्ट पे व्यक्ति भी आया हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री की पोस्ट हो या राष्ट्रपति की पोस्ट हो, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति भी है और राजा भी है। ऐसे देश में कुछ पावर जिसमें राजा के पास में है, कुछ पावर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति के पास में है, दोनों के पास में मिला जुला के पावर हैं। तो ऐसे हम देश को बोलते हैं मिक्स्ड मोनार्की यानी मिश्रित राजतंत्र। और ऐसे देश का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो ऐसे देश का एक एग्जाम्पल है जॉर्डन। जॉर्डन एक मिडिल ईस्ट में पड़ने वाला एक देश है जो इराक ईरान के पास में कहीं को पड़ता है, ईरान के पास में नहीं, इराक के पास में पड़ता है, सीरिया वीरिया के पास में। और इसका एक एग्जाम्पल और आप लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ओमान भी ले सकते हैं। ओमान में भी इसी तरह का सिस्टम चलता है, यहाँ पे राजा भी होता है, जनता द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति और भी बैठता है, चाहे वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है या किसी और नाम से भी हो सकता है, और दोनों के पास में पावर होती है। राजा के पास में भी पावर होती है और जो जनता के द्वारा चुन के आता है उसके पास में भी पावर होती है। ऐसा सिस्टम जहाँ पे भी है, जहाँ पे राजा भी है और जनता द्वारा चुना हुआ सिस्टम भी है और दोनों के पास में ही पावर है, तो ऐसे देश को हम बोलते हैं मिक्स्ड मोनार्की यानी मिश्रित राजतंत्र। तीसरा सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी लोकतांत्रिक राजतंत्र। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों चीज़ें अलग नहीं होती, वो इस एग्जाम्पल से आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि लोकतंत्र और राजतंत्र साथ साथ चल सकते हैं और लोकतंत्र और राजतंत्र अलग अलग भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई देश लोकतंत्र है तो वहाँ पे राजा नहीं हो सकता, लोकतंत्र में भी राजा हो सकता है। इस एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझते हैं कैसे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी लोकतांत्रिक राजतंत्र का आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से क्या मतलब है? देखिए आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, इंग्लैंड सुना होगा आपने, ब्रिटेन भी सुना होगा और यूनाइटेड किंगडम भी सुना होगा। तो इन सब में क्या अंतर है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर मैं इस बात को आपको वेन डायग्राम की फॉर्म से समझाना चाहूँ तो इस तरह का कुछ रिलेशन बनेगा। तो ये जो छोटा वाला सर्किल है ये तो है इंग्लैंड, और जो ये बड़ा वाला सर्किल है ये है ब्रिटेन, और ये सबसे बड़ा वाला सर्किल है यूके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड तो सिर्फ एक देश है, ब्रिटेन 3 देशों का एक समूह है। 3 देश कौन कौन से हैं? वो 3 देश हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन तीनों देशों के एक समूह को मिला के बनता है ब्रिटेन। बात समझ आई? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों देशों के एक समूह को, एक ग्रुप को मिला के बोलते हैं हम ब्रिटेन। और यूके क्या होता है? यूके में ये तीनों देश तो हैं ही, एक चौथा देश और ऐड हो जाता है और वो है नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों देशों को मिला के बनता है यूके। और यूके जब कोई प्रधानमंत्री चुनता है इन देश में तो वो यूके का प्रधानमंत्री होता है। तो जब भी हम पॉलिटिकल सेंस में हम बात करते हैं, यानी संविधान की, जब भी हम संविधान पढ़ेंगे, संविधान में हम बात करेंगे, तो चाहे हम इंग्लैंड बोलें, ब्रिटेन बोलें या यूके बोलें, तो हम बात हमेशा यूके की करेंगे। ये बात आप समझ लेना। हो सकता है कि कई बार मैं ब्रिटेन बोल दूं या इंग्लैंड बोल दूं, पर बात उसका मतलब सिर्फ यूके से ही है। और इन तीनों चारों देशों का मिलके ही एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। बात क्लियर हुई? यूके से क्या मतलब है? तो यूके में आज दिन तक, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा देश जहाँ पे राजा है, चुनी हुई सरकार भी है, पर राजा के पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। राजा तो है, राजा नाम मात्र का राजा है, ऐसे देश को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो वो यूके है। राजा सिर्फ नाम का है, राजा के पास में कोई भी पावर नहीं है। और यूके में आज दिन तक भी प्रधानमंत्री चुन के आता है, वहाँ की जनता अपना प्रधानमंत्री चुनती है और प्रधानमंत्री के पास में ही पूरी पावर होती है, प्रधानमंत्री और संसद के पास में।
पर उनका हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट आज दिन तक भी क्वीन होती है। वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होती है? इंग्लैंड की महारानी। आज दिन तक भी जो क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड इंग्लैंड की क्वीन है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। और यूके में पावर पूरी प्रधानमंत्री के पास में ही होती है। और यूके में ही क्यों? बाकी और एग्जाम्पल भी देख लीजिए। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही होता है वहाँ पे। तो यूके के अलावा इसके और एग्जाम्पल हैं। एक देश है ऑस्ट्रेलिया और एक देश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास में ही पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही क्यों? एक देश है कनाडा, कनाडा भी इसका एग्जाम्पल है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन देशों में भी आज दिन तक राजशाही परिवार हैं, मोनार्की है इन देशों में भी। और इन देशों में प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, पूरी पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास में होती है। कुछ में प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, कुछ में राष्ट्रपति चुन के आते हैं, पर पूरी पावर उन्हीं के पास में होती है। पर आज दिन तक भी इनमें राजा होता है। और राजा कौन है इनका? हेड ऑफ द स्टेट। आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा, पर हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि इन देशों का भी, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो या कनाडा हो, इन देशों का भी आज दिन तक हेड ऑफ द स्टेट यानी इन देशों का मुखिया वो कौन है? वो इंग्लैंड की क्वीन ही है। जो यूके की क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, वो इन देशों की भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों की भी हेड ऑफ द स्टेट है आज भी। और सिर्फ इन्हीं देशों की नहीं, बाकी की इस तरह के पहले 16 देश हुआ करते थे, अभी के लिए इस तरह के 15 देश हैं। तो 15 देशों की हेड ऑफ द क्वीन, हेड ऑफ द स्टेट सिर्फ क्वीन है। और उन 15 देशों में देखिए मेन देश तो ये ही हैं, मेन तो इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। कुछ छोटे देश हैं, जैसे कुछ आइलैंड देश हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, कहीं पे नाम उनके पूछे भी नहीं जाएंगे। तो पहले 16 होते थे, अभी 15 हैं। और इस 15 देशों के एक ग्रुप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ रेल्म। कॉमनवेल्थ रेल्म, 15 देशों के इस ग्रुप को बोलते हैं कॉमनवेल्थ रेल्म। याद रखना है, कॉमनवेल्थ नहीं, कॉमनवेल्थ एक अलग ग्रुप है। और कॉमनवेल्थ में कितने देश आते हैं? कॉमनवेल्थ में 54 कंट्री आते हैं। तो कॉमनवेल्थ एक अलग देश है, अलग ग्रुप है, मतलब कॉमनवेल्थ रेल्म अलग है। कॉमनवेल्थ रेल्म में 15 देश आते हैं जिनकी हेड ऑफ द स्टेट आज भी यूके की क्वीन होती है। और कॉमनवेल्थ एक अलग ग्रुप है, कॉमनवेल्थ एक 54 देशों का ग्रुप है। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी हेड ऑफ द स्टेट क्वीन हो। बात क्लियर हुई? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा तो इस तरह के देश हैं ही, 15 देश हैं, पहले 16 होते थे। लास्ट में जो निकला है वो कौन सा देश है? वो शायद मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप में से कोई गूगल करके बताना कि वो अभी जो एक कौन सा देश है वो निकला है। बारबाडोस, हाँ मुझे याद आ गया, बारबाडोस वो देश है जो पहले 16 होते थे, अभी रिसेंटली जो बारबाडोस ने कॉमनवेल्थ रेल्म को छोड़ दिया। बारबाडोस कौन सा देश है? देखिए बारबाडोस, अपने क्रिकेटर का नाम सुना होगा, ब्रेथवेट या जेसन होल्डर। जेसन होल्डर और ब्रेथवेट कहाँ से आते हैं? जो वेस्ट इंडीज़ की टीम में खेलते हैं वो बारबाडोस से ही आते हैं। तो बारबाडोस एक देश है। देखिए वेस्ट इंडीज़ अपने आप में कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज़ बहुत सारे कैरिबियाई देशों को मिला के एक ग्रुप बनता है जिसे वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के जो ये क्रिकेटर हैं जेसन होल्डर और ब्रेथवेट, ये बारबाडोस नाम के कंट्री से ही आते हैं। और बारबाडोस ने अभी कॉमनवेल्थ रेल्म को छोड़ दिया था। तो पहले 16 देश होते थे, इसलिए अब 15 देश हैं। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में आज दिन तक राजशाही चलती है, पर राजा के पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है। इसके अलावा अगर देखना चाहें आप तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ही क्यों? नॉर्वे भी इसी कैटेगरी में आता है। नॉर्वे में भी आज दिन तक राजशाही है, पर उसकी रानी क्वीन नहीं होती है, क्वीन सिर्फ इन्हीं देशों की होती है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सारे देशों में आज दिन तक राजशाही परिवार हैं। और इनके हेड ऑफ द स्टेट यानी देश के मुखिया कोई ना कोई राजा ही होता है जो इनके देश में है। और राजा जन्म से तय होता है, जनता के द्वारा चुन के नहीं आता है। पर राजा के पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, पर राजशाही परिवार तो है ही। तो इसलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी लोकतांत्रिक राजतंत्र के कैटेगरी में हम रखते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इन देशों की हेड ऑफ द स्टेट क्वीन नहीं होती है, क्वीन सिर्फ इन देशों की होती है। कुछ बाकी के और देश भी हैं, वो बहुत छोटे देश हैं, जो मैंने बताया था 15 देशों का एक ग्रुप है। और सिर्फ यही देश क्यों? अगर आप एशिया में देखना चाहें
तो एशिया में भी इसके एग्जाम्पल हैं। एशिया में इसका एग्जाम्पल है थाईलैंड, और सिर्फ थाईलैंड में भी राजशाही परिवार है। और थाईलैंड ही नहीं, ये देखिए जितने भी देश हैं सारे विकसित देश हैं, विकसित देशों में आज दिन तक भी राजशाही परिवार चलते हैं। और सिर्फ थाईलैंड ही नहीं, विकसित देशों में एक महाविकसित देश जापान भी है, जापान में भी आज दिन तक राजशाही परिवार है, राजा होता है वहाँ। और जापान का भी हेड ऑफ द स्टेट आज दिन तक राजा ही होता है, पर राजा के पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, पावर वहाँ पे जो चुन के आता है उसी के पास में होती है। बात समझ आई। इसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, यानी कि राजतांत्रिक राजतंत्र, गणतांत्रिक राजतंत्र। तो गणतांत्रिक राजतंत्र कौन सा होता है? तो ये गणतांत्रिक राजतंत्र ऐसा देश होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही जनता के द्वारा चुन के आते हों, हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी दोनों जनता द्वारा चुन के आते हों, ऐसे देश को हम बोलते हैं कि ये रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश डेमोक्रेसी हो उसके साथ साथ वो राजतंत्र हो सकता है, वहाँ पे राजा हो सकता है, लेकिन गणतंत्र होने के साथ राजा नहीं हो सकता। गणतंत्र होना और राजतंत्र होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों साथ साथ हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई लोकतंत्र हो तो राजा हो भी, और लोकतंत्र है तो राजा ना ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र साथ साथ हो सकते हैं, पर गणतंत्र और राजतंत्र कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते। यानी रिपब्लिकन होने का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों खुद जनता के द्वारा चुन के आएंगे। किसी एक व्यक्ति, कोई वंश से ये तय नहीं हुआ है, जन्म से ये तय नहीं हुआ कि एक ही व्यक्ति कोई बार बार हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनता रहे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। तो देखिए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में एक तो हमारा इंडिया ही है, और इंडिया ही क्यों, यूएसए भी है और फ्रांस भी है, और फ्रांस ही नहीं बहुत सारे और भी देश हैं जो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में आते हैं, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों जनता द्वारा चुने जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मुखिया यानी सरकार का मुखिया और देश का मुखिया दोनों अलग अलग व्यक्ति हों, जैसे इंडिया में होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास में हो, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति ही देश के मुखिया भी होते हैं, सरकार के मुखिया भी होते हैं, दोनों पद राष्ट्रपति के पास में ही होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे और देशों में भी सिस्टम चलते हैं। या एक देश है रसिया, रसिया में इंडिया जैसा सिस्टम होता है, रसिया में प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, पर इंडिया में सारी पावर प्रधानमंत्री के पास में होती है, रसिया में सारी पावर, रसिया यानी रूस में सारी पावर राष्ट्रपति के पास में होती है। तो पावर किसी के भी पास में हो, पर दोनों पद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुन के आएंगे, हेड ऑफ द स्टेट भी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी। ऐसे देश को हम बोलते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, और इंडिया एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। इंडिया में गणतांत्रिक सिस्टम भी है, गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, दोनों पद जनता द्वारा चुन के आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे राजतंत्र, राजा भी एक साथ काम करे और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भी, पर राजा के पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं हो, दोनों के पास में पावर है, राजा के पास में भी और जनता के पास में भी। मिक्स्ड मोनार्की, जॉर्डन और ओमान इसका एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ राजा ही है, राजा के पास में सारी पावर है। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी संपूर्ण राजतंत्र। सारे सिस्टम आपको समझ में आ चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारी प्रस्तावना में शब्द हैं उन सारे शब्द जो समझाने लायक हैं, इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं, जैसे यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता। अब एकता तो आप जानते हैं कि एकता क्या होती है। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता, अखंडता मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ये भी आप जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं सबके मतलब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना के बारे में आपको इतने अच्छे से आपने क्लास नहीं ली होगी और एक अच्छी समझ आपकी डेवलप हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के कुछ शब्द, जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द क्या शुरू से, प्रस्तावना जब हमारी लिखी गई तो शुरू से उपलब्ध थे, शुरू से उसमें लिखे हुए थे, या कुछ शब्द बाद में लिए गए थे? तो देखिए एक बार देख लेते हैं कि, तो देखते हैं ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे
प्रस्तावना में शुरू से थे और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो शुरू से नहीं थे। तो आपने सबसे पहला शब्द देखा था सोवरेन यानी संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व यानी सोवरेन तो शुरू से था। दूसरा शब्द आपने देखा था सोशलिस्ट यानी समाजवादी। तो समाजवादी शब्द शुरू से नहीं था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशलिस्ट यानी समाजवादी। इसके बाद आपने एक शब्द देखा था सेक्युलर। सेक्युलर भी शुरू से नहीं था यानी धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद जो आपने शब्द देखे थे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लोकतंत्र, गणतंत्र, वो सभी शुरू से थे। एक इन दोनों शब्दों के अलावा एक शब्द और है और वो शब्द है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया शब्द शुरुआत से नहीं था, ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया। यानी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की अखंडता। ये तीनों शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 1976 में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि ये तीनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए। ये तीनों शब्द जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तो शुरुआत से ये तीनों शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। ये तीनों शब्द बाद में हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में ऐड किए गए। और कब ऐड किए गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ तक आपने अच्छे से सारे शब्द समझ लिए हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों के मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो भी शब्द हैं उनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मतलब आपको समझना हो। और यहाँ तक आते आते आपके दिमाग की दही हो जाती है। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ तक आते आते दिमाग कुंद होने लगता है। तो वीडियो को पॉज करिए, घूम के आइए, चाय पानी पी लीजिए और फिर दोबारा से वीडियो शुरू करिए यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों, प्रस्तावना के दूसरे हिस्से के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रस्तावना के दूसरे हिस्से में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है या प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और एक तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल है। और एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल के लिए एक हिंदी में शब्द चलता है न्याय योग्य या न्यायोचित। तो क्या प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल है या नहीं है, एक तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो हम इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में 22 या 25 भाग हैं। मैं 22 या 25 क्यों बोल रहा हूँ बता देता हूँ। देखिए हमारे संविधान में 22 या 25 भाग हैं। 22 या 25 कैसे हैं? जब हमारा संविधान लिखा गया तो उस टाइम पे शुरुआत में 22 भाग थे, उसके बाद में 2 भाग समाप्त कर दिए गए और 5 नए भाग जोड़े गए, 4A, 14A, 9, 9A और 9B। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब संविधान लिखा गया शुरुआत में 22 भाग थे, 2 भाग समाप्त कर दिए गए तो 20 बचे और 5 भाग नए जोड़े गए तो 25 हो गए। तो क्या हमारे संविधान में 25 भाग हैं? देखिए हमारे संविधान में जो भाग का आखिरी नंबर है वो तो 22 ही है। अगर हम नंबर की सेंस में बात करें तो भाग हमारे संविधान में भाग का आखिरी नंबर तो 22 ही है। बट अगर जिस तरह से 9A है या 9B है, इन्हें अगर हम 3 भाग माने तो उस तरह से 25 भाग हैं। 9A को भी हम अगर अपने आप में एक भाग माने, 9B को भी एक भाग माने तो उस तरह से 25 भाग हैं। बट भाग का आखिरी नंबर 22 ही है। तो उस तरह से हमारे संविधान में 22 भाग हैं। तो क्या हम इस तरह से, जिस तरह से हमारे संविधान में 22 भाग हैं, क्या उसी तरह से प्रस्तावना भी हमारे संविधान का एक 23वां भाग है? तो क्या हम इस सेंस में बात कर रहे हैं? तो कोई भी समझदार आदमी बता सकता है कि हम इस सेंस में तो बात नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी सेंस क्या हो सकती है? तो दूसरी सेंस हो सकती है हिस्से की सेंस में।
हम हिस्से की सेंस में बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हम आज जो बात करेंगे वो हिस्से की सेंस में बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान का हिस्सा नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। देखिए, ये अच्छे से आपको समझने के लिए, जिससे इससे अच्छे से आपको इसका सार समझ में आए, उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस देखने पड़ेंगे। और वो इंपॉर्टेंट केस कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट केस है बेरूवाड़ी यूनियन केस। बेरूवाड़ी यूनियन केस। और बेरूवाड़ी यूनियन केस कब का है? बेरूवाड़ी यूनियन केस है 1960 का। केस क्या था? देखिए, आप जानते होंगे कि दो देशों के बीच में बॉर्डर इस तरह से नहीं होती है। दो देशों के बीच में बॉर्डर एक दूसरे देशों में इस तरह से धसी हुई होती है, इस तरह से बिल्कुल सीधी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन दो देशों के बीच में बॉर्डर नहीं होती है। मतलब हमेशा इस तरह से भी नहीं होती है, कभी कभी एक स्ट्रेट लाइन भी होती है। आप अमेरिका और कनाडा की अगर बात करें तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। उसी तरह से अमेरिका और कनाडा ही क्यों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी जो बॉर्डर है वो एक सीधी रेखा है, एक पैरेलल लाइन है। पर हमेशा बॉर्डर सीधी रेखा नहीं होती है, बॉर्डर ज़्यादातर इसी तरह से जिगजैग टाइप में एक दूसरे देशों में धसी हुई होती है। इस तरह की बॉर्डर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं होता है। क्यों आसान काम नहीं होता है? क्योंकि इस तरह की बॉर्डर पे आपको यहाँ सारे में सोल्जर लगाने पड़ेंगे, और ना सिर्फ सोल्जर लगाने पड़ेंगे बल्कि टैंक भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आर्टिलरी भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। बहुत सारे रिसोर्स चाहिए होते हैं इस तरह की बॉर्डर को मैनेज करने के लिए। मैनेज करना आसान काम नहीं होता इस तरह की बॉर्डर को। तो 1960 के दशक में इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड किया, इसी तरह की बॉर्डर जो आज का बांग्लादेश है, उस टाइम पे 1960 में पूर्वी पाकिस्तान होता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के साथ में थी। तो इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि कुछ हिस्से इंडिया पाकिस्तान को सौंप देगा और कुछ हिस्से पाकिस्तान इंडिया को सौंपेगा, जिससे बॉर्डर को बहुत हद तक, पूरी तरह से सीधा तो नहीं पर बहुत हद तक सीधा किया जा सके और बॉर्डर को मैनेज किया जा सके। तो ये 1960 में डिसाइड किया गया। तो जो हिस्से इंडिया पाकिस्तान को सौंप रहा था वो हिस्से थोड़े ज़्यादा थे, यानी उनका एरिया थोड़ा ज़्यादा था। तो इससे विपक्ष वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और एक सवाल उठने लगा कि क्या भारत की संसद के पास में, भारत की पार्लियामेंट के पास में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप सके? सवाल लाजमी था। तो इस पे उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होते थे हमारे देश के, पंडित नेहरू, उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस पे पूछिए कि इस पे क्या भारत की संसद के पास में इतनी पावर है या नहीं है। तो आप जानते होंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में एक विशेष पावर होती है, और वो विशेष पावर कौन सी है? देखिए, एक हमारे संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है, संविधान का कोई भी ऐसा मसला है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इस मामले में संविधान क्या कहना चाहता है, तो आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सवाल पूछ सकता है और इस पे सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा। और सुप्रीम कोर्ट जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात याद रखनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा, जो सलाह देगा, उस दी हुई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे या चाहे तो सलाह ना दे, राष्ट्रपति उस दी हुई सलाह को चाहे तो माने या ना माने, दोनों के लिए चाहे तो लगा हुआ है। दोनों में से कोई भी बाउंडेड नहीं है, दोनों में से कोई भी बाध्यकारी नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। पर सामान्यतः क्या होता है, जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है ऐसे किसी भी मुद्दे पे, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है और दी हुई सलाह राष्ट्रपति मांगता भी है। क्योंकि जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं मांगता, वो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे मांगता है, अपनी मर्जी से वो सलाह नहीं मांगता है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या भारत की संसद के पास में, भारत की पार्लियामेंट के पास में इतनी शक्ति है कि वो अपने संविधान का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? और अगर इतनी शक्ति है तो ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा? देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से किया गया कोई भी चेंज किसी भी बॉर्डर में, किसी भी राज्य में किया गया कोई भी चेंज किसी भी राज्य के बॉर्डर में, वो संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। वो प्रक्रिया एक साधारण बिल से, सिंपल मेजोरिटी से वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है।
तो अगर, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। तो अगर भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो संविधान अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप सकती है, तो वो प्रक्रिया, ये प्रोसेस आर्टिकल 4 से कंप्लीट होगा या आर्टिकल 368 से कंप्लीट होगा? ये सवाल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप सकती है और बदल भी सकती है, एक्सचेंज भी कर सकती है। पर यह प्रक्रिया आर्टिकल 4 से कंप्लीट नहीं होगी। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करके आप ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इस पर जो विपक्ष के एडवोकेट थे, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था, आप जानते होंगे हमारे संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द बाद में जोड़ा गया 1976 में, और ये केस 1960 का है। तो उस टाइम पे इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द नहीं होता था। उस टाइम पे क्या शब्द होता था? यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता। तो जब भारत की एकता शब्द हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा हुआ है और प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश की संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो अपने देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप दें? और अगर इतनी शक्ति है तो यूनिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की एकता शब्द का मतलब ही क्या बचा? बात जायज थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ इंडिया, तो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है ही नहीं। और ना सिर्फ प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, बल्कि प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के केस बेरुवाड़ी यूनियन केस में कहा कि प्रस्तावना ना तो हमारे संविधान का भाग है और ना ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये बात 1960 के बेरुवाड़ी केस में बोली गई। इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1960 के बाद में एक इम्पोर्टेंट केस आता है जो प्रस्तावना से ही संबंधित है। और वो इम्पोर्टेंट केस कौन सा था? वो इम्पोर्टेंट केस था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस प्रस्तावना से संबंधित एक अगला महत्वपूर्ण केस है। केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस कब का है? केशवानंद भारती केस 1973 का केस है। केशवानंद भारती केस क्या था? देखिए, 1973 में आप जानते होंगे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार किस मुद्दे पे चुन के आई थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार चुन के आई थी गरीबी हटाओ के मुद्दे पे। अब गरीबी कैसे हटती? या तो कुछ जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़मीन दी जाए या पैसा दिया जाए, तभी तो गरीबी हटेगी। नहीं तो इन दोनों तरीके के अलावा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे गरीबी हटाई जा सकती है? और तो कोई तरीका है नहीं। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने डिसाइड किया, क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार थी, सरकार के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्स या पैसा नहीं होता था। जैसे अभी के लिए जैसे नरेंद्र मोदी अभी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अभी के लिए तो सरकार के पास में बहुत पैसा होता है, तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है। नरेंद्र मोदी 2000 ले जाओ योजना, ये योजना, वो योजना। उस टाइम पर इतना पैसा तो होता नहीं था। तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने क्या डिसाइड किया? ये तय किया कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे और एक लैंड सीलिंग बनाएंगे। उसके तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी ऐसे जमींदार हैं जिनके पास में 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उन 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, सारी ज़मीनों को छीना जाएगा और गरीब लोगों में उस ज़मीन को बांट दिया जाएगा। 15 एकड़ से जितनी भी ज़्यादा ज़मीन होगी, कोई भी अगर ऐसा ज़मींदार है जिसके पास में 1000 बीघे, 2000 बीघे, 3000 बीघे ज़मीन है, या 15 एकड़ से जितनी भी ज़मीन है, उस सारी ज़मीन को सरकार छीन लेगी और गरीब लोगों में बांट देगी। तो केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती केरल में एक मठ चलाते थे। मठ के एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। तो ये जो लैंड रिफॉर्म किया गया था, इस लैंड रिफॉर्म के तहत, केरल लैंड रिफॉर्म के तहत केशवानंद भारती के मठ की भी बहुत सारी ज़मीन जा रही थी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में केस क्या किया? इनके जो वकील थे, इनके वकील थे नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला के बारे में आप कभी गूगल करिएगा। नानी पालकीवाला आज दिन तक के सबसे जो इम्पोर्टेंट और महान जूरिस्ट हैं, सबसे महान जूरिस्टों में नानी पालकीवाला गिने जाते हैं। तो उनका तर्क ये था कि ये जो ज़मीन छीनी गई थी, ये ज़मीन संविधान में संशोधन करके छीनी गई थी।
क्योंकि उससे पहले ज़मीन, प्रॉपर्टी का अधिकार एक फंडामेंटल राइट होता था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तर्क ये था कि क्या भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो फंडामेंटल राइट में या संविधान के किसी भी हिस्से में, ना सिर्फ फंडामेंटल राइट में, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, या संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। क्योंकि अभी तो सिर्फ संशोधन करके ज़मीन छीनी है लोगों की, कल को तो इस तरह से वो लोगों की वाइफ भी छीन लेंगे। अरे भाई, अगर भारत की संसद के पास में या पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर होगी कि वो संविधान में कुछ भी संशोधन कर सके, तो कुछ भी संशोधन कर देंगे। वो कल से संशोधन कर देंगे कि हर हिंदुस्तानी अपना हाथ काट देगा, या ये भी संशोधन कर सकते हैं कि कल से कोई भी हर हिंदुस्तानी 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। या इस तरह के नियम बनाए भी जाते हैं, जैसे कोरोना में बनाए गए थे, पर वो लोकहित में बनाए गए थे। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह के अगर संशोधन कर दें कि कोई भी हिंदुस्तानी 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा, तो ये तो खाक कानून है। या कल से तो संविधान में संशोधन कर दें कि आज से इंडिया लोकतांत्रिक नहीं, आज से तो यहाँ पे राजशाही चलेगी, आज से तो यहाँ पे राजा राज करेगा। या कल से कोई भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। या नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रधानमंत्री बन के आए हैं, ये संविधान में संशोधन कर दें कि अब से तो प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं, अब से तो प्रधानमंत्री 15 साल के लिए होगा, या अब से तो प्रधानमंत्री 50 साल के लिए होगा। तो कांग्रेस तो जीते जी मर जाएगी। तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति होगी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर दे, तो इससे तो चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। तो ये नानी पालकी वाला जो इनके वकील थे केशवानंद भारती के, ये उनका तर्क था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, निर्णय क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि हाँ, भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इतनी शक्ति भारत की संसद के पास में है। और न सिर्फ संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बल्कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। इस पे वकील ने कहा कि प्रस्तावना तो संविधान का भाग है ही नहीं। ये बात बिरुवाड़ी केस में बोली गई थी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ना सिर्फ संविधान का भाग है, बल्कि संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। ये बात 1973 के केशवानंद भारती केस में बोली गई। और आपको याद रखना है, एक बात और बता देता हूं मैं, कि केशवानंद भारती केस में जो जजों की बेंच बैठी थी, आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस गए हैं, उनमें सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस में बैठी थी। 13 जजों की बेंच थी केशवानंद भारती केस में, 13 जजों की बेंच केशवानंद भारती केस में बैठी थी, जो आज दिन तक की सबसे बड़ी बेंच है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात 1973 के केशवानंद भारती केस में बोली गई। प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, ये बात भी केशवानंद भारती केस में बोली गई। यानी ये कहा गया कि आप चाहें तो प्रस्तावना में संशोधन करें, आप चाहें तो फंडामेंटल राइट में संशोधन करें। भारत की संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। भारत की संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, ये बात केशवानंद भारती केस में बोली गई। इसके बाद बोला बट, और जैसे ही बट बोला, वहां से मामला पलट गया। उन्होंने कहा इतनी शक्ति तो है, आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करें, बट आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा, आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करिए, ये संसद के पास में पावर है। लेकिन संसद के पास में ये पावर नहीं है कि आप संविधान के मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज कर दें। संविधान को मूल ढांचे को चेंज करने का मतलब है कि आप संविधान को दोबारा से लिख रहे हैं। और भारत की संसद के पास में संविधान में संशोधन करने की पावर है। संशोधन का मतलब है कि कहीं पे कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब संविधान लिखा गया था उस टाइम पे उपयोगी थी, आज के टाइम पे उपयोगी नहीं है। तो उसमें अगर कोई सुधार करना हो, संशोधन करने का मतलब है कि आप सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान का मूल ढांचा ही बदल दें। संविधान का जो एक सेंस है, जो एक अर्थ है, जो सोच के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, अब उसे ही चेंज कर दें, संविधान का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दें। ये पावर संसद के पास में नहीं है, क्योंकि संविधान लिखने की पावर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा के पास में थी, ये पार्लियामेंट के पास में पावर नहीं है। ये बात केशवानंद भारती केस में कही गई
कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम टाइम आने पे जैसे जैसे केस आएंगे वैसे वैसे बताएंगे। अब इस पे सरकार का बड़ा दिमाग खराब हुआ, तो क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे अपने आप को तानाशाह समझती थी, तो सरकार ने इस पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिखा हुआ नहीं है, ये समझने की बात है, और संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि जब संविधान को समझने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट समझेगा, तो हम समझ रहे हैं तो तुम्हारा काम करो। तो ये बात केशवानंद भारती केस में बोली गई। इसके बाद केशवानंद भारती केस में मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन यानी अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, ये बात भी केशवानंद भारती केस में मान ली गई। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट केस हैं जो प्रीएम्बल से यानी प्रस्तावना से संबंधित हैं, और वो केस कौन कौन से हैं वो देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एक रेफरेंस के तौर पे हम उन्हें देख सकते हैं। और वो केस कौन कौन से हैं, तो उसमें एक केस है एसआर बोमई का केस, एसआर बोमई, और एसआर बोमई, और दूसरा केस है एलआईसी ऑफ इंडिया। देखिए एसआर बोमई का केस 1994 का केस है, और एलआईसी ऑफ इंडिया का केस 1995 का केस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक रेफरेंस के तौर पे हम इन्हें देखेंगे। देखिए एसआर बोमई केस क्या था। एसआर बोमई केस, एसआर बोमई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। तो 1990 या 1970-80 के दशक में क्या होता था कि उस टाइम पे अगर जैसे अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो सेंट्रल से दूसरे विपक्ष वाले पार्टी की बाकी के राज्यों में गवर्नमेंट होती थी, तो बाकी के राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ सरकार गिरा देती थी। कैसे गिरा देती थी, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या कहता है, ये हमारे संविधान का सबसे बदनाम आर्टिकल है। आर्टिकल 356 भारत के राष्ट्रपति को ये पावर देता है, ये शक्ति देता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति ये समझे कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का सही से पालन नहीं हो रहा है, तो वो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके उस स्टेट की सरकार को गिरा सकता है और संविधान का पूरा शासन अपने हाथ में ले सकता है। ये पावर आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति को मिलती है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करता था, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करता था, प्रधानमंत्री की सलाह से करता था, और एक साथ 10-10 राज्यों में सरकार गिरा दी जाती थी। आप जानते होंगे कि 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बन के आई और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने उस टाइम पर 9 से 10 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। एक साथ 9 से 10 जितने भी 9-10 जो भी राज्य थे, 10 के 10 राज्यों में एक साथ सरकार गिरा दी थी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। बाद में 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और बनी, और इंदिरा गांधी ने भी जितने भी राज्य ऐसे थे जहाँ पे जनता पार्टी की या किसी और पार्टी की सरकार थी, एक साथ इसी तरह से 356 का मिसयूज किया और एक साथ सरकार गिरा दी। तो इस तरह से 356 का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था 70-80 के टाइम पे। तो 1988 या 89 के टाइम में एसआर बोमई जो कर्नाटक के सीएम थे, कर्नाटक की सरकार भी इसी तरह से गिरा दी गई, और ना सिर्फ कर्नाटक की बल्कि नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों की सरकार गिराई गई थी उस टाइम पे। और उसी टाइम पे 1991 में उत्तर प्रदेश की सरकार भी गिराई गई थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिर गई थी तो कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में भी गिरा दी गई थी। पर उत्तर प्रदेश में गिराने की वजह थी, बाकी के राज्यों में जो सरकार गिराई गई थी उसकी कोई खास वजह नहीं थी, और ना ही कोई खास वजह दी, और इस तरह से सरकार गिरा दी। तो सारे सीएम इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, और इन सारे केसों को मिला के सुप्रीम कोर्ट ने एक केस बना दिया। वो केस कौन सा था, एसआर बोमई का केस, और बहुत सख्त हिदायत दे के कहा कि इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इस आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं करेगी, और तब से आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज होता भी नहीं है। बहरहाल वो एसआर बोमई केस कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस नहीं है, पर प्रस्तावना में इसका क्या महत्व है ये एक बार हम देख लेते हैं। तो एसआर बोमई केस में प्रस्तावना से संबंधित भी कुछ जजमेंट थे, कुछ निर्णय थे, वो क्या थे। तो एसआर बोमई केस में बोला गया कि प्रस्तावना तो ना सिर्फ हमारे संविधान का भाग है, बल्कि हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे मुख्य भाग है, और ना सिर्फ सबसे मुख्य भाग है बल्कि प्रस्तावना तो इटर्नल है। इटर्नल के लिए हिंदी में एक शब्द होता है शाश्वत। प्रस्तावना तो शाश्वत है, प्रस्तावना तो हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस तरह की बातें एसआर बोमई केस और एलआईसी ऑफ इंडिया के केस में
कही गई। LIC ऑफ इंडिया के केस में भी यही बात बोली गई कि प्रस्तावना तो इटरनल है, प्रस्तावना तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, प्रस्तावना के बिना तो संविधान अधूरा है, इस तरह की बातें ऐसा LIC ऑफ इंडिया और SR बोमई केस में कही गई थी। देखिए 1960 के केस में, 1960 जो बेरुवाड़ी का केस था, उसमें कहा गया प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, न ही इसमें संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती केस में मान लिया गया कि हमारे जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है, और ना सिर्फ भाग है बल्कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में मान लिया गया, इसका मतलब आज दिन तक माना जाता है। और SR बोमई और LIC ऑफ इंडिया केस में उसी बात को और ज़्यादा मजबूती के साथ बोला गया। देखिए SR बोमई केस में बेंच थी 5 जजों की, 9 जजों की बेंच थी, और LIC ऑफ इंडिया केस में बेंच थी 2 जजों की, और केशवानंद भारती केस में मैंने आपको बताया 13 जजों की एक बेंच थी। तो देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर खारिज करना हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खारिज करना हो, तो उससे ज़्यादा जजों की बेंच उस निर्णय को खारिज कर सकती है। तो क्या 13 जजों के फैसले को 9 जजों की या 2 जजों की बेंच खारिज कर सकती थी? तो नहीं कर सकती थी, इन्होंने किया भी नहीं। इन्होंने उसी बात को और ज़्यादा मजबूती के साथ बोल दिया कि प्रस्तावना तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रस्तावना तो इटरनल है, प्रस्तावना तो शाश्वत है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल LIC ऑफ इंडिया और SR बोमई केस में किया गया। इसके अलावा SR बोमई केस में और क्या क्या बोला गया, इसके अलावा देखिए कुछ शब्द और भी हैं हमारी प्रस्तावना में। वो शब्द कौन कौन से हैं? तो एक शब्द तो है सेक्युलर, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। एक दूसरा शब्द है यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया। और एक शब्द है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं भारत की एकता, और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं भारत की अखंडता। यह है एकता, भारत की एकता, और ये अखंडता। तो ये जो तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं, ये बात SR बोमई के केस में बोली गई कि ये तीनों शब्द हमारे संविधान का मूल ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचे में है ये तीनों शब्द। तो क्या प्रस्तावना के सिर्फ यही 3 शब्द ऐसे हैं जो मूल ढांचे में हैं? नहीं, इसके अलावा और भी शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान के मूल ढांचे में हैं। जैसे सोवरेन है, संप्रभुत्व, सेक्युलर है, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता है, और लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी यानी रिपब्लिक है, गणतंत्र। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान की मूल ढांचे में है, बेसिक स्ट्रक्चर में है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कल से आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया आज से सेक्युलर नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये शब्द मूल ढांचे में है। तो क्या पूरी प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे में है? ये पूरी प्रस्तावना मूल ढांचे में नहीं है। जैसे सोशलिस्ट या समाजवादी जैसे शब्द मूल ढांचे का पार्ट नहीं है। पूरा मूल ढांचा प्रस्तावना है, ऐसा भी नहीं है। तो प्रस्तावना और मूल ढांचे में क्या संबंध है, वो एक बार मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो देखिए प्रस्तावना और मूल ढांचे में क्या संबंध है, ये बात आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए प्रस्तावना और मूल ढांचे में अगर मैं वेन डायग्राम की फॉर्म में आपको बात समझाना चाहूँ तो देखिए कुछ ऐसा संबंध बनेगा। अगर ये प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो प्रस्तावना का कुछ हिस्सा मूल ढांचे में है, मूल ढांचे का कुछ हिस्सा ऐसा है जो प्रस्तावना है। यानी कुछ हिस्सा प्रस्तावना का मूल ढांचे में नहीं है, और मूल ढांचे का कुछ हिस्सा ऐसा है जो प्रस्तावना से अलग है। यानी पूरी की पूरी प्रस्तावना मूल ढांचा नहीं है, पर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं ज़्यादातर जो मूल ढांचे में हैं। और SR बोमई केस में कौन कौन से तीनों शब्द थे? सेक्युलर, यूनिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की एकता, धर्मनिरपेक्ष और भारत की अखंडता। तीनों शब्द ऐसे थे जिन्हें SR बोमई केस में बोला गया कि ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बात SR बोमई केस में बोली गई। यहाँ तक आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या सार है इस सारी बात का? क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है? हमारे संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती केस में ये बात कही गई थी, केशवानंद भारती केस में ये बात कही गई थी, इसका मतलब आज दिन तक मानी जाती है। और ज़्यादा मजबूती के साथ इस बात को कब बोला गया था? SR बोमई और LIC ऑफ इंडिया के केस में। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना अमेंडेबल है, तो प्रस्तावना
अमेंडेबल भी है, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। उसके अलावा हमारा एक तीसरा क्वेश्चन बचता है कि क्या प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल है, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य या न्यायोचित है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्या कोई व्यक्ति प्रीएम्बल को वेस बना के प्रीएम्बल के ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। जिस तरह से आप जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट को कोई भी व्यक्ति वेस बना के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, उसी तरह से क्या कोई व्यक्ति प्रस्तावना को वेस बना के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। तो इसका आंसर है कि प्रीएम्बल या प्रस्तावना अपने आप में न्याय योग्य नहीं है, अपने आप में न्याय योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रीएम्बल को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता और ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरी प्रीएम्बल या मुझे मेरी प्रस्तावना नहीं मिल रही है और मुझे मेरी प्रस्तावना चाहिए और मेरे अधिकारों को बचाइए आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट हैं, यानी मूल अधिकार हैं, और उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं, और मौलिक कर्तव्य इसके अलावा डीपीएसपी भी हैं। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन सब में चाहे प्रस्तावना हो, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार हो, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य हो, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, डीपीएसपी, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल हैं, बाकी कोई भी एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल नहीं है। यानी ना तो आप फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं आप डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए जा सकते हैं। बाकी आने वाली क्लासों में इन सबको अच्छे से समझेंगे कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो उसी तरह से प्रस्तावना भी एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल नहीं है। प्रस्तावना अपने आप में एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल नहीं है, बट अगर कोई चीज़ ऐसी है जो प्रस्तावना में भी लिखी हुई है और बाकी के किसी और आर्टिकल में भी लिखी गई है, तो उस ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी प्रस्तावना अपने आप में तो एनफोर्सिएबल नहीं है, अपने आप में तो जस्टिसेबल नहीं है, बट कोई चीज़ ऐसी है जो प्रस्तावना में भी लिखी हुई है, किसी और आर्टिकल में भी लिखी गई है और वो आर्टिकल जस्टिसेबल है, यानी उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसे बेस बना के, उसे ग्राउंड बना के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। प्रीएम्बल अपने आप में एनफोर्सिएबल है या जस्टिसेबल है, इसका आंसर क्या है? नहीं है। और ये बात और बोली गई थी, एक बात और केशवानंद भारती केस में बोली गई थी और उसके बाद में और भी बहुत सारे केसों में बोली गई, यानी मिनर्वा मिल्स जैसे केसों में बोली गई कि प्रस्तावना से किसी को कोई विशेष शक्ति यानी पावर, किसी को विशेष शक्ति ना तो मिलती है, किसी को कोई विशेष शक्ति नहीं मिलती प्रस्तावना से, और ना ही किसी की कोई शक्ति कम होती है, किसी की कोई विशेष पावर कम होती है। इससे ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल से किसी व्यक्ति को कोई विशेष पावर मिल जाएगी या किसी की पावर कोई कम हो जाएगी, ना ही पार्लियामेंट की ना ही किसी व्यक्ति की। प्रस्तावना तो एक, अगर संविधान में कोई केस ऐसा है, कोई मामला ऐसा है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने लिखते हुए क्या सोचा होगा, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए या इंटरप्रिटेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल का रेफरेंस ले सकता है, प्रीएम्बल को यूज कर सकता है और प्रीएम्बल का इस्तेमाल करके, प्रस्तावना का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी हिस्से की व्याख्या की जा सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन दी जा सकती है। इस तरह से हम प्रीएम्बल को संविधान में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीएम्बल से किसी को विशेष पावर ना तो मिलती है, ना ही किसी की विशेष पावर कोई कम होती है। प्रीएम्बल अपने आप में जस्टिसेबल या एनफोर्सिएबल भी नहीं है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा प्रीएम्बल पे एक दो क्वेश्चन और हैं जो बन सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो देखिए, एक तो क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट करने को हिंदी में बोलते हैं स्वीकार करना। और इसे एनफोर्स कब किया गया था प्रीएम्बल को? तो एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और एनफोर्स करने को हिंदी में बोलते हैं लागू करना। एनफोर्स यानी लागू करना। देखिए, बाकी के पूरे संविधान को अडॉप्ट कब कर लिया गया था, कब किया गया था? बाकी के पूरे संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, पर प्रस्तावना को अडॉप्ट या स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को।
और लागू इसे भी बाकी के संविधान के साथ ही किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोनों डेट, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि करके। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अब आप प्रस्तावना से या प्रीएम्बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी के आंसर आप देने में सक्षम हैं और सभी के आंसर आप अच्छे से दे भी पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयार करते अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।